तो आइए अब हम मॉडर्न हिस्ट्री लिस्टिंग पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये सेक्शन, ये थर्ड सेक्शन होगा और ये आखिरी सेक्शन होगा इस पूरे हिस्ट्री के लिस्टिंग वीडियो का। तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है वास्को डी गामा के आगमन से। ये 1498 में इंडिया में आया था, कलिकट पे उतरा था और हालांकि इसको पता नहीं था ये जहाँ जा रहा है वो इंडिया ही कहलाएगा। सी रूट से आया था और पुर्तगाल से आया था ये। और यहाँ से जब ये मसालों को लेके शिप पे पुर्तगाल में पहुँचा तो यहाँ वहाँ पे इसने ह्यूज प्रॉफिट कमाया था। फिर वहाँ के गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट इम्पेरियलिस्टिक गवर्नमेंट थी, उसको पता चला तो उन्होंने अपना पहला गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भेजा था जिसका नाम था फ्रांसिस्को दे अल्माइडा। ठीक है, और ये पहला पुर्तगीज वॉयसरॉय और गवर्नर बना इंडिया में। ये आया था 1505 में। अल्फोंसो दे अब्बुलकर्क, ये द नहीं होगा यहाँ पे, ये दे होगा। अल्फोंसो दे अब्बुलकर्क ये गवर्नर बना इंडिया में 1509 में। और फिर उसके बाद पुर्तगीज ओपन द फर्स्ट फैक्ट्री इन कोचिन, ये 1503 में पहली फैक्ट्री पुर्तगीज की ओपन की गई। फिर उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट इस्टेब्लिश अ टेम्पररी फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम और मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम बोलते हैं, मसूलीपट्टनम बोलते हैं। 1611 में अपना टेम्पररी जो है फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर यहाँ पे एक ये है, पुर्तगीज़ ने अपना सेकंड फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया कन्नूर में 1505 में। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परमानेंट फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश किया था? वो सूरत में किया था, पुर्तगीज़ को हराया था उन्होंने 1612 में। फिर फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ, ये 1746 से 1748 तक चला। सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 से 1754 तक चला। और थर्ड कर्नाटिक वॉर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 1756 से 1763 तक चला। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था 1760 में। यही बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश था, यहीं से फ्रेंच एम्पायर जो था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जो पकड़ थी इंडिया में वो कम होती गई और केवल उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया एज अ ट्रेडिंग कंपनी। वो अब लैंड वगैरह एक्वायर नहीं कर सकते थे। ये काफ़ी डिसिसिव बैटल था। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा डिफीटेड बाई कंबाइंड ट्रूप्स ऑफ अहमद साहब दिल्ली 1761 में। बैटल ऑफ बक्सर जिसमें शाह आलम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम को, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 में डिफीट कर दिया था। डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, ये चली थी 1765 से 1772 तक। 73 में आ गए थे हमारे विलियम हॉस्टिंग। फिर उसके बाद ग्रेट बंगाल फेमाइन, ये 1770 में हुआ था। वॉरेन हॉस्टिंग एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल एबॉलिश किया इसने डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को 1772 में। 1773 के पीरियड में इन्होंने एबॉलिश कर दिया था। फिर रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, ब्रिंगिंग द कंपनी पार्शियली अंडर पार्लियामेंट कंट्रोल एंड द प्रेसिडेंसीज अंडर कलकत्ता कंट्रोल। तो मतलब जो कंपनी थी वो चली गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में, और जो बाकी प्रेसिडेंसीज थी जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, वो आ गई बंगाल के कंट्रोल में। और बंगाल को हेड कर रहा था वहाँ का गवर्नर जो उस वक्त था वॉरेन हास्टिंग। ये 1763 की बात है, पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था। वॉरेन हास्टिंग गवर्नर जनरल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 में बना था। और वॉरेन हास्टिंग का पूरा कार्यकाल जो था वो 1773 से 1785 तक था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 तक चला। ट्रिटी ऑफ पुरंदर 1776 में शिवाजी से किया था औरंगजेब ने। फिर सेकेंड मैसूर वॉर 1784 से 1784 तक चला। फिर इसी के बाद मतलब 83-84 में 1783-84 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, चेचक से हुई थी शायद, चेचक से या जॉन्डिस से उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसमें ब्रिटिशर्स जीते थे। फिर फॉक्स इंडिया बिल विच टॉक अबाउट गिविंग मोर पावर टू पार्लियामेंट एंड द गवर्नर जनरल बट अल्टीमेटली इट कुड नॉट बी पास्ड। तो एक फॉक्स इंडिया बिल आया था 1783 में। फिर ट्रिटी ऑफ मैंगलोर बिटवीन टीपू एंड इंग्लिश। फिर पिट्स इंडिया एक्ट एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जिसको फाउंड किया था सर विलियम जोन्स ने। ये तीनों चीज़ें हुई थी 1784 में। ठीक है, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल रहा 1786 से 1793 में। थर्ड मैसूर वॉर जो हुआ वो 1790 से 1722 तक। ट्रिटी ऑफ सेरंगपट्टनम जिसको साइन किया गया बिटवीन टीपू एंड इंग्लिश, जिसमें टीपू को ह्यूज इंडेमनिटी देनी पड़ी थी इंग्लिश को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1792 में ये किया गया। जॉन शोर गवर्नर जनरल बना था 1793-1798 में। कॉर्नवालिस के बाद जॉन शोर का बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन था उसमें परमानेंट सेटलमेंट वगैरह को लाने में। नॉर्थ इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट या परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793 में आया था। लॉर्ड वेलेस्ली एज ए गवर्नर ब्रॉड सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर बना और सब्सिडरी अलायंस लेके आया 1798 में। फोर्थ मैसूर वॉर हुआ
और श्रीरंगपट्टनम का फॉल हो गया, यानी मैसूर जो एम्पायर था वो फॉल हो गया, वो उसको खंडित कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। तो 1799 में ये हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम, वेलेजली ने किया था इसको 1800 में। द ट्रिटी ऑफ बसई बिटवीन पेशवा एंड इंग्लिश 1802 में, ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की बात है। कैप्चर ऑफ दिल्ली बाई लॉर्ड लेक ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 में हुआ था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से लेके 1805 तक चला था। लॉर्ड मिंटो एज अ गवर्नर जनरल इसको बनाया गया था 1807 से 1813 तक। ट्रिटी ऑफ अमृतसर, ट्रिटी ऑफ अमृतसर ये साइन किया गया था रंजीत सिंह और ब्रिटिश सर्स के बीच में, ठीक है, ये 1809 में साइन किया गया था। लॉर्ड हास्टिंग एज अ गवर्नर जनरल 1813 से 1823। एंग्लो गोरखा वॉर, एंग्लो गोरखा वॉर 1814 से 1816 तक। इसके बाद ट्रिटी ऑफ सगौली हुई थी। अब इसमें हुआ क्या था, कुछ एक्स्ट्रा मैं बताऊं तो देखिए, देखिए इसमें जो गोरखा थे ना, ये इन्होंने ये अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करके रखे हुए थे गोरखपुर तक, जो प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में जो रीजन है, जो काफ़ी नज़दीक है नेपाल से, उसको पूरा अपने अंडर रखे हुए थे। तो जब इंग्लिश ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखपुर तक अपना बॉर्डर फैला लिया, तब उनकी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई गोरखा से, ठीक है। फिर उसके बाद लड़ा गया युद्ध और हुई ट्रिटी ऑफ सगोली साइन। उसके तहत क्या किया इन्होंने कि गोरखपुर को तो लिया ही, शिमला वगैरह और ये घरवाल रीजन जो है उत्तराखंड का, कुमाऊं रीजन, इन सबों को भी ले लिया। तराई रीजन जो है उसको भी ले लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर उसके बाद ये जो सिक्किम वाला पार्ट है इसको इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया। और फिर गोरखास को अपनी आर्मी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में रिक्रूट करना भी शुरू किया। और आज के समय में बताऊं, गोरखा का एक यूनिट है इंडियन आर्मी में, और गोरखा केवल इंडियन आर्मी में ही नहीं बल्कि प्रेजेंट डे ब्रिटिश आर्मी में भी सर्व करते हैं। वहाँ पे उनका ईयरली रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो एक ट्रेडिशन ये डेवलप हुआ था जो आज तक चल रहा है। और ट्रिटी ऑफ सगौली इसके लिए साइन की गई थी। फिर पिंडारी वॉर था। पिंडारी वॉर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो था उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था पिंडारी। पिंडारी बेसिकली मराठा के पेट्रोनिस के अंदर रहते थे, और इनका काम था ये अगल बगल के इलाकों को वो प्लंडर करते थे, लूटते थे। तो इससे ब्रिटिशर्स ने ये एक्सक्यूज़ देके थर्ड एंग्लो मराठा वॉर किया था। 1817 से 1818 में हुआ था। लास्ट एंग्लो मराठा वॉर यही 1818 से 1819 के बीच में। लॉर्ड आर्महेस्ट ये वही गवर्नर जनरल था जिसने म्यांमार में पहला एंग्लो म्यांमार वॉर स्टार्ट किया था 1824 में। इसका कार्यकाल था 1823 से 1828 तक। फर्स्ट बर्मीज़ वॉर जो हुआ 1824 से 1826 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक एज अ गवर्नर, ये 1828 से 1835 तक। ये सती एक्ट लेके आया था जिसको बंगाल में इनिशियली लागू किया गया था 1829 में, और पूरे इंडिया में यानी ब्रिटिश इंडिया में लागू किया गया 1830 में। प्रोहिबिशन ऑफ सती 1829 में, ये इनिशियली बंगाल तक ही सीमित था, बाद में इसको एक साल बाद एक्सटेंड किया गया। एलिमिनेशन ऑफ थग्स बाय कैप्टन सलीम 1829 से लेके 1837 तक। फिर रिन्यूअल ऑफ कंपनी चार्टर, अबोलिशन ऑफ कंपनी ट्रेड राइट, कंपनी की ट्रेड राइट को ख़त्म कर दिया गया था बेसिकली। ये एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1833 में, उसमें इनकी ट्रेडिंग राइट को धीरे धीरे ख़त्म किया गया था, ग्रेजुअली। ऐसा नहीं था कि एक ऐसा एक्ट लाया गया और 1833 में ख़त्म कर दिया गया। इसके पहले 1813 में भी एक एक्ट आया था जिसमें इनका ट्रेडिंग राइट को बहुत लिमिट कर दिया गया था, और केवल टी एंड शुगर तक इनकी ट्रेडिंग राइट को रखा गया था, और केवल चाइना से ही ये ट्रेड कर सकते थे। तो उसके बाद फिर इनको 20 ईयर्स का ग्रांट दिया गया था कि आप अभी कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर एक हम रेगुलेटिंग एक्ट लाएंगे, और 1833 में फाइनली इनके पूरे ट्रेडिंग राइट को अबॉलिश कर दिया गया। अब अबॉलिश कर दिया गया इसका मतलब ये था कि इनकी मोनोपोली नहीं रह गई थी। ट्रेड तो ये कर सकते थे लेकिन इनकी मोनोपोली नहीं रह गई थी। बाकी यूरोपियन कंपनी या बाकी यूरोप के लोग आके इंडिया में ट्रेड कर सकते थे, वहाँ पे कंपनी कुछ नहीं बोल सकती थी। टेन्योर ऑफ सर चार्ल्स मेटकॉल्फ एज अ गवर्नर जनरल 1835 में। ये मेटकॉल्फ को बोला जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ठीक है। इसने प्रेस एक्ट लाया था, उसमें कुछ बाउंडेशन लगाई गई थी इंडियन प्रेस पर, तो उसको हटा दिया था, तो इसको इसलिए लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता है। फिर फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 में। लॉर्ड ऑकलैंड एज अ गवर्नर जनरल 1836 से 1842 तक। अब ऑकलैंड ही वही था जिसने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया था। डेथ ऑफ रंजीत सिंह 1839 में, और इन्हीं के डेथ के बाद कुछ कंडीशन ऐसी हो गई पंजाब वाले साम्राज्य की कि वहाँ पे एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट होना शुरू हो गया था कुछ सालों बाद। 1800
45-46 में फर्स्ट हुआ और 49-50 में दूसरा हुआ। लॉर्ड एलनबरो एज अ गवर्नर जनरल 1842 से 1844। लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड हार्डिंग एज अ गवर्नर जनरल 1844 से 1848। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 1846। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, डिफीट हो गया सिख का, एनेक्सेशन हो गया पंजाब का सिख। फिर उसके बाद हिंदू गर्ल स्कूल भी खोला गया कलकत्ता में बाय बिथिन। अब बिथिन कॉलेज भी इसको बोला जाता है। बाद पहले ये इनिशियली गर्ल्स कॉलेज था, बाद में इसको गर्ल्स स्कूल था, बाद में इसको कॉलेज में तब्दील कर दिया गया और इसको बिथुन कॉलेज भी बोला जाता है, कलकत्ता में है ये। ये सारी घटनाएं हुई थी 1848 से 1849 तक। लॉर्ड डलहौजी एज अ गवर्नर जनरल बना 1848 से लेकर 1856 तक। और फिर सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ 1852 में। रेलवे को ओपन किया गया, बॉम्बे से थाने में पहली बार चलाया गया। टेलीग्राफ लाइन भी उसी समय बिछाई गई 1853 में। फिर कलकत्ता से आगरा तक ये टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 में आया था। फिर संथाल इंसरेक्शन इन बिहार, मतलब संथाल विद्रोह जो हुआ था, रेबेलियन हुआ था 1855। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताइए ये जो लीडर था इसका संथाल रेबेलियन का वो कौन था। एनेक्सेशन ऑफ अवध, यूनिवर्सिटी एक्ट एंड हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ये तीनों चीज़ें हुई थी 1856 में। मतलब अवध को मिस गवर्नेंस के बेसिस पर एनेक्स कर लिया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी इसी समय आया था और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट भी इसी समय आया था। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था 1856 से 1858 और ये पहला मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट एट मेरठ बिगिन ऑन मई 1857। ठीक है, तो ये 1857 में ही हुआ था। लॉर्ड कैनिंग एज ए वॉइसरॉय, अब ये मैं बता रहा था ना, लॉर्ड कैनिंग जो था पहला गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल था, 1856 से 1858 तक रहा और इसको पहला वॉइसरॉय भी बनाया गया। जब विद्रोह हुआ उसके बाद जब पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश क्वीन ने पूरा अपने अंडर इंडियन साम्राज्य को ले लिया था, उसके बाद इसको पहला वॉइसरॉय बनाया गया। 1858 से 1862 तक रहा। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ पिनल कोड, इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, ये सारे एक्ट आए थे 1861 में। ठीक है, इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट इसमें नहीं लिखा हुआ है, अब उसको जोड़ लीजिएगा अगर कहीं आप नोट्स बना रहे होंगे तो। फिर लॉर्ड एल्गिन एज अ वॉइसरॉय 1886 से 1863 तक। जॉन लॉरेंस वॉइसरॉय बना 1864 से 1869 तक। लॉर्ड मायो वॉइसरॉय रहा 1869 से 1872 तक। आर्य समाज जिसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। और विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स एक रीजन है यूके का, उस ये सब चीज़ें हुई थी 1875 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। और कौन लेके आया था इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। थियोसॉफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई एट अद्यार मद्रास, ठीक है, 1889 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था, वो फॉरेनर्स थे, उनके नाम आगे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। फिर लॉर्ड रिपन बना वॉइसरॉय 1880 से 1884 तक रहा। फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में। फैक्ट्री एक्ट दूसरा भी था एक, जो इसके 10 साल बाद आया था, वो शायद इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो मैं कुछ प्रोविजंस इसके बताऊं जो कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पीसीएस वगैरह के एग्जाम में। तो पहला फैक्ट्री एक्ट था, वो बेसिकली चाइल्ड लेबर पे बेस्ड था। उसमें क्या प्रोविज़न थे कि जो भी 7 साल से कम उम्र का बच्चा है वो काम नहीं करेगा किसी भी फैक्ट्री में, और मिनिमम वो 9 घंटे तक काम करेगा, मतलब पर डे। और उसमें छुट्टियों वगैरह का यही प्रावधान था कि महीने में 4 छुट्टियाँ ले सकता है वो। दूसरा जो फैक्ट्री एक्ट था उसमें वुमेन को भी इंक्लूड किया गया था। तो और प्लस ये जो बच्चों का कंडीशन था उसको थोड़ा सा अच्छा किया गया। अच्छा क्या किया गया, एज 7 से बढ़ा के 9 साल कर दी गई। बोला गया कि 9 साल से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकते और 7 घंटे मिनिमम काम करने पड़ेंगे और हर संडे छुट्टी होगी। ये फैक्ट्रीज एक्ट जो 1891 में आया था उसमें ये प्रोविज़न था। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये हेल्ड हुआ 1883 में कलकत्ता में। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये 1883 में आई थी। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी कि जो मतलब इसको बाद में हटा दिया गया था, इस एल्बर्ट बिल को पास नहीं किया गया। इसमें सीन ये था कि जो भी ब्रिटिशर्स हैं उनको ट्राई कर सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चला सकते हैं एज अ जज बन के इंडियंस। तो ये उनकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था ब्रिटिशर्स के अंदर कि हमारे खिलाफ कोई मुकदमा चलेगा तो उसको रूल कैसे करेंगे इंडियंस, इंडियन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो जज नहीं बन सकते, और ऐसे जज तो बिल्कुल नहीं जो हमारे खिलाफ मुकदमा को का जजमेंट दें। तो इसलिए इस बिल को हटा दिया गया था। लॉर्ड डफरिन वॉइसरॉय था 1884 से 1888 तक। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ बॉम्बे में 1885 में।
फिर द गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया सेलिब्रेट किया गया 20 जून 1887 को। लॉर्ड लैंसडाउन वॉइसरॉय बना 1888 से 1894 तक। इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 में। अब ये पहला इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं था, इसके पहले भी आए थे, इसके बाद भी आएंगे। फिर टेन्योर ऑफ लॉर्ड एल्गिन सेकेंड एज अ वॉइसरॉय 1894 से 1899 तक। रामकृष्ण मिशन जिसको फाउंड किया था विवेकानंद जी ने 1897 में। टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन एज अ वॉइसरॉय 1899 से 1905 तक चले थे ये। फिर उसके बाद टेन्योर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। लॉर्ड मिंटो सेकंड वॉइसरॉय था। ये लॉर्ड मिंटो एक और आया था जो रिपन के पहले आया था, और एक लॉर्ड मिंटो सेकंड आया जिसका टेन्योर था 1905 से 1910 तक। मुस्लिम लीग ढाका में फॉर्म हुई 1906 में। इसके लीडर्स कौन कौन थे, किन्होंने इनको फाउंड किया, आगे मैं बताऊंगा, आगा खान वगैरह थे। न्यूज़पेपर एक्ट पास किया गया और तिलक को कन्विक्ट कर दिया गया सेडिशन के चार्जेस पर 1908 में। तिलक ऐसे नेता थे जिनको 3 बार कन्विक्ट किया गया, 3 बार ये जेल भेजे गए थे। ठीक है। फिर मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट इसको बोलते हैं, 1909 में। फिर टेन्योर ऑफ लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ये 1910 से 1916 तक था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और कैपिटल ट्रांसफ़र किया गया टू दिल्ली। इसका अनाउंसमेंट किया गया 1911 में। गांधी आए इंडिया में 1915 में। और इसको एक 9 तारीख को, 9 जनवरी को हर साल एक डे मनाया जाता है गांधी के इंडिया में आने के उपलक्ष्य में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उस डे का नाम क्या है। होम रूल लीग फाउंड किया गया, मुस्लिम होम रूल लीग फाउंडेड लखनऊ पैक्ट, ठीक है, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फाउंडेशन ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी एट पुणे। ये सारी घटनाएं 1916 में हुई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था और रॉलेट एक्ट भी आया था इसी साल 1919 में। टेन्योर ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड एज अ वॉइसरॉय 1916 से 1921 के बाद आया। उसके बाद फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, ये 1920 में चला। मोपला रेबेलियन 1921 में। टेन्योर ऑफ लॉर्ड रीडिंग, ये जो चेम्सफोर्ड थे उनके बाद आए थे 1921 से 1926 तक। लॉर्ड इरविन आए 26 से 31 तक रहे। साइमन कमीशन मुंबई में पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी 1927 को और ये इंडिया में आया था 3 फरवरी 1928 को। ये 7 मेंबर कमीशन था, सारे गोरे थे। साइमन कमीशन अनाउंसमेंट 8 नवंबर 1927, वही मैं बता रहा था। साइमन कमीशन कम टू इंडिया। फिर उसकी उसी समय डेथ हुई लाला लाजपत राय की, पुलिस असॉल्ट हुआ उनके ऊपर, और नेहरू रिपोर्ट भी उसी समय आई। ये था समय 1928 का। फिर ये नेहरू रिपोर्ट लॉर्ड बिर्किनहेड जो था उसने ललकार दिया था नेहरू को और बोला था कि अगर इतनी ही तुम्हें प्रॉब्लम है हमारे जो एक्ट्स वगैरह हैं या जो हमारा साइमन कमीशन आया उससे, तो खुद का एक एग्रीड, मतलब ऐसा कोई एक प्रस्ताव लेके आओ जिस पे सभी लोग एग्री हों। कंडीशन उस समय ये थी कि बहुत से अलग अलग फैक्शन थे, कांग्रेस में भी अलग फैक्शन थे, मॉडरेट थे, फिर एक्सट्रीमिस्ट थे, मुस्लिम लीग अलग था, फिर उसके बाद कुछ हिंदू महासभा वगैरह, हिंदू कम्युनिटी, सिख रिलीजन, उन सबों का अलग दबदबा था। तो सभी में सहमति बना पाना और एक ऐसा रूपरेखा तैयार करना जिसपे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड हो, ये इसी को आरंभ माना जाता है बेसिकली, नेहरू रिपोर्ट को ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहीं से शुरुआत हुई थी, कुछ प्रस्तावना वगैरह दिया गया था इसमें, और ये चैलेंज किया था लॉर्ड बिर्किनहेड ने नेहरू को। तो नेहरू ने ये रिपोर्ट सबमिट की थी कि हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि ऐसे ही इंडिया में पावर डिवीज़न हो, लोगों को राइट्स वगैरह मिले। आप अगर डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पापा वीडियोज़ अपलोड हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर, आप उसको डिटेल में जान सकते हैं। और ये पॉइंट्स एग्जाम में आ जाते हैं लिखने के लिए कि नेहरू रिपोर्ट के सेलिएंट फीचर्स वगैरह के बारे में बताइए, मेंस में बहुत काम आते हैं ये। कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव भी चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप उनको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको रोज़ करंट अफेयर वगैरह और स्टैटिक पोर्शन प्लस रोज़ हम 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, उससे भी आप सेल्फ एवेल्यूशन अपना करते रह सकते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया हुआ है उसमें उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ड्रॉप किया बम्ब एट द लेजिस्लेटिव असेंबली 1929 में। गांधी जी का दांडी मार्च स्टार्ट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1930 में। ये एक ही था। दांडी मार्च स्टार्ट हुआ कब से, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये चला था दांडी मार्च। और जब ये दांडी पहुंच गए थे, साबरमती आश्रम से चले थे 72 अनुयायियों के साथ, 72 फॉलोअर्स के साथ, और जब दांडी कोस्ट पे पहुंच गए तो उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, नमक को चखा था वहाँ पे उठा के, तभी नमक कानून को तोड़ दिया गया और वहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 31 तक चली थी। फर्स्ट राउंड, भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था।
ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा गया कई बार ये क्वेश्चन। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पैक्ट ये 1931 में साइन होते हैं। गांधी इरविन पैक्ट पहले साइन होता है, ये मेरे ख्याल से आपके मार्च में 5 मार्च 1931 को साइन होता है गांधी इरविन पैक्ट। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये दिसंबर के महीने में होता है। इसमें गांधी जी मान जाते हैं कि हम आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके पहले कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लॉर्ड विलिंगडन वॉयसरॉय बना, 1931 से 1936 तक रहा। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और पूना पैक्ट साइन किया गया 1932 में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और ये पूना पैक्ट इसीलिए साइन किया गया क्योंकि उस समय देखिए जो इंग्लैंड का राजा था वो रामसे मैकडोनल्ड था, और उसने डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट लेजिस्लेटिव सीट्स जो हैं वो और एक्सटेंड कर दिया था, कम्युनल अवार्ड जिसको बोलते हैं वो दे दिया था। तो इससे गांधी जी नाराज़ थे, उनको लगा था कि ये इंडिया को सेपरेशन की ओर ले जाएगा, अलग अलग फैक्शन डेवलप होंगे और बाद में ऐसा होगा कि इंडिया डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से कई पार्ट्स में। तो गांधी जी ने आमरण अनशन किया था पुणे जेल में, उस समय जेल में थे ये। तो पूना पैक्ट साइन किया गया, इसमें इंसिस्ट किया गया अंबेडकर को कि आप आके गांधी जी के साथ समझौता कर लीजिए, और अंबेडकर गए, गांधी जी को मनाने की कोशिश की, इनिशियली नहीं माने वो, तो फाइनली पूना पैक्ट साइन किया गया जिसमें कम्युनल अवार्ड को सबने वॉइड डिक्लेयर कर दिया। मतलब ये बोला कि हम कम्युनल अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं, ये जो अंबेडकर जी ने और गांधी जी ने पूना पैक्ट साइन किया गया था ना, तो ये अंबेडकर जी ने अपने साइड से खुद से साइन नहीं किया था, उनको रिप्रेजेंट किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। यानी ये जो एक्चुअल साइनिंग हुई थी पूना पैक्ट की, ये महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय जी के बीच में हुई थी। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया गया 1934 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया 1935 में, और फेडरल सुप्रीम कोर्ट 1937 में इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रावधान के तहत बनाया गया था। टेन्योर ऑफ लॉर्ड लिंगलिथगो ये वॉयसरॉय रहा 1936 से 1944 तक। हरिपुर का जो सेशन होता है ये 1938 में होता है, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी इलेक्ट होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है सितंबर में 1939 के। फिर उसके बाद पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास करता है मुस्लिम लीग का, मतलब मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान के लिए रिजोल्यूशन पास करता है लाहौर में, और ये होता है समय 1940 का। क्रिप्स इंडिया में आते हैं और अपना प्रपोजल देते हैं, ये 1942 में होता है। उसी समय क्रिप्स प्रपोजल को नहीं माना जाता है और 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, ये भी 1942 में ही। लॉर्ड वेवेल वॉयसरॉय बनते हैं 1944 से 1947 तक। आज़ाद हिंद फौज ये अराइव्ड होती है ऑन इंडियन सॉइल फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ म्यांमार, अराकन वैली से, मणिपुर में सबसे पहले आते हैं ये। इंडो बर्मन बॉर्डर और टू कोहिमा एंड इम्फाल ये वाले रीजन में आते हैं। ये कब होता है? 18 मार्च 1944 में। कैबिनेट मिशन प्लान अनाउंस होता है 16 जून को 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? इसमें बेसिकली ये बोला गया कि चलिए आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। इसमें 3 मेंबर आए थे, रिप्रेजेंट किया था उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में। लॉर्ड माउंटबेटन वॉयसरॉय बना 1947 से 1948 में। असासिनेशन ऑफ महात्मा गांधी बाय नाथूराम गोडसे ऑन 30 जनवरी को हम मार्टर्स डे भी मनाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे मार्टर्स डे को तो हम 23 मार्च को भी मनाते हैं। तो इंडिया में 2 दिन मार्टर्स डे मनाया जाता है। एक 23 मार्च जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी, और एक 30 जनवरी जिस दिन महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। राजगोपालाचारी अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल जून 21 को 1948 में। ये सारी घटनाएं 1948 में हुई थी। राजगोपालाचारी पहले उन इंडियंस में से थे जिनको भारत रत्न मिला था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड एंड साइंड 26 नवंबर 1949। इस दिन अडॉप्ट किया गया था। लागू किया गया था कब? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम into force on 26th of January. Planning Commission was set up in this year also, and Dr. Rajendra Prasad became the first president of Indian Republic. ये कब हुआ था? 1950 में। ये सारी घटनाएं 1950 में हुई थी। 1765 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर लिया दीवानी राइट, ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट वगैरह एक्वायर कर लिया। बैटल ऑफ बक्सर मैंने बताया आपको। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इसके पहले ऐसा था ना कि उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेट नहीं करती थी। वो फ्रीली मोनोपोलाइज कर रखे थे पूरे बिजनेसेस को इंडिया में। ह्यूज एक्सपोर्ट करते थे यहाँ से रॉ मटेरियल्स को ब्रिटेन में, वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे और वहाँ से ले आके इंडिया में ही इंडिया के लोगों को ही बेचते थे। यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह कुछ डेवलप नहीं की ताकि यहाँ के लोग खुद से वो प्रोडक्ट बना पाएँ उस रॉ मटेरियल से जो इनका खुद का था, जो हमारा खुद का था।
और एक मिडिल क्लास को भी इन्होंने जन्म दिया, मतलब पैदा किया, जो कि कलर से, चेहरे से इंडियन थे और बाय थॉट देवर ब्रिटिशर्स। इसलिए किया क्योंकि वो जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनको आके कंज्यूम कर सके। तो उनका एक वेल डेवलप्ड मार्केट बनाने का जो सोच थी उस पर बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया था। तो उस वक्त हुआ ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर करप्शन बहुत बढ़ गया था। तो कंडीशन ऐसी आ गई कि इन्होंने कुछ पैसे मांगे ब्रिटिश एम्पायर से। तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि आप इतने ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से रॉ मटेरियल और फिर बेचते हैं अलग अलग देशों में, और इंडिया को भी मार्केट बना के रखा है, फिर भी आपकी कंपनी लॉस में क्यों जा रही है। तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए तो ये 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट आया था। डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ रेफर पापा वीडियो ऑफ हिस्ट्री ऑन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। फिर 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया बंगाल में। 1818 में फर्स्ट रिवेन्यू सेटलमेंट इन बॉम्बे और डेक्कन रीजन। 1898 में जॉन शोर नाम का एक बंदा हुआ करता था, गवर्नर जनरल था। उसने 1898 में, हालांकि वो गवर्नर जनरल नहीं था, गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग, और उसके अंडर में एक जॉन शोर नाम का बंदा रहा करता था। उसने रिवेन्यू सेटलमेंट जो था, जिसको हम रैयतवाड़ी सिस्टम बोलते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराने में उस समय काम किया था। 1818 में उसको डेक्कन पार्ट में इम्प्लीमेंट किया गया था। 1855 से लेके 1856 तक संथाल रिवेलियन हुआ था। आप मुझे बताइएगा, मैंने भी इसके पहले भी पूछा था ये क्वेश्चन, इसके लीडर कौन थे। 1861 में कॉटन बूम बिगिन हुआ, मतलब कॉटन प्रोडक्शन बहुत ही ह्यूज अमाउंट में शुरू होगा 1861 में इंडिया में। 1875 में रयोत इन डेक्कन विलेज रेबल, मतलब जो रेयोत मतलब किसान होता है, ये तमिल लैंग्वेजेस का वर्ड है। अब तमिल है तेलुगु आई डोंट नो, बट साउथ में इसका यूज़ किया जाता है। रेवत का मतलब होता है एग्रीकल्चरिस्ट या किसान। 1801 में सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड वेलेजली के द्वारा अवध में। ठीक है, सबसे पहले अवध में ही इंट्रोड्यूस किया गया था इसको। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को डिपोज कर दिया गया, और ये लास्ट नवाब थे जो है अवध के। फिर उसके बाद अवध को एनेक्स कर लिया गया, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने कुल टोटल 8 जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको एनेक्स किया था अपने पूरे टेन्योर में। फिर 1856 से 1857 में रेवेन्यू सेटलमेंट, जिसको अवध को एनेक्स किया था, वहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया रेवेन्यू सेटलमेंट को भी अवध में। 10 मई 1857 को म्यूटनी स्टार्ट हो जाती है मेरठ में। ठीक है, 9 मई को क्या होता है, वहाँ सिपाही रिपोर्ट कर देते हैं और अपने साथियों को छुड़ा लेते हैं, और फिर 10 मई को सभी वहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं जो भी उनका बेस था, कैंटोनमेंट एरिया था मेरठ में। 10 मई को ये घटना होती है। 11 से 12 मई 1857 को दिल्ली गैरिसन में रिवॉल्ट हो जाता है, बहादुर शाह जफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है एज अ नॉमिनल लीडर। 20 से 27 मई 1857 को सिपाही म्यूटनी होती है अलीगढ़ में, इटावा में, मैनपुरी और ईटा में। ये सारे साउथ वेस्ट रीजन है उत्तर प्रदेश के। 30 मई 1857 में रिवॉल्ट होता है लखनऊ में, हजरत महल जी लीडरशिप ली हुई होती हैं। मई से जून तक 1857 में म्यूटनी टर्न्स इनटू अ जनरल रिवॉल्ट ऑफ पीपल, मतलब ये म्यूटनी बहुत ह्यूज अमाउंट में, बहुत ह्यूज लेवल पर बढ़ जाती है, और इसमें जो कॉमन पीपल है उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। फिर 30 जून 1857 में ब्रिटिश सफर्स डिफीट इन बैटल ऑफ चिन्हात। 25 सितंबर 1857 में ब्रिटिश फोर्सेज अंडर हैवलॉक एंड आउतराम इंटर रेसिडेंसी इन लखनऊ। ठीक है, जब लखनऊ में क्या किया जाता है, सीज कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिश फोर्सेज जो जिनकी लीडरशिप कर रहे होते हैं हैवलॉक और आउटराम, ये इंटर कर जाते हैं लखनऊ में उनको छुड़ाने के लिए। 1857 जुलाई में शाह महल किल्ड इन बैटल, ये कॉमन मैन थे और इनका मेंशन कई बुक्स में नहीं मिलता, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट इन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया था 1857 में लोगों को मोबिलाइज करने में और ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट करने में। जून 1858 में झांसी की रानी को मार दिया जाता है। कहाँ मारा जाता है, ग्वालियर में, सही पकड़े हैं। 1500 से लेके 1700 एडी तक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इस्टेब्लिशेज बेसेज इन इंडिया। ये एक पूरा टाइम पीरियड है 200 साल का, इसमें ये सारी घटनाएं हुई थी। फिर पुर्तगीज़ इन पणजी, ये अपने बेसेस इस्टेब्लिश किए 1510 में। पणजी गोवा का कैपिटल है, और 1510 में ही मैंने बताया था अबुल कर्क ने इसको एक्वायर कर लिया था। फिर डचेस ने अपने बेसेस इस्टेब्लिश की मसूलीपट्टनम में 1605 में। ब्रिटिशर्स मद्रास को में अपने बेसेस इस्टेब्लिश कर लिए 1639 में। बॉम्बे में उन्होंने अपने बेसेस इस्टेब्लिश किए 1661 में। हालांकि ये कोई युद्ध वगैरह ये छीना नहीं था इन्होंने पुर्तगीज से ले लिया था उसको
पुर्तगीज़ ने इनको दे दिया था एक्चुअली। वह ये था कि कुछ मैट्रिमोनियल रिलेशन इस्टेब्लिश हो गए थे बिटवीन पुर्तगीज़ एंड ब्रिटिश जो इम्पेरियलिस्टिक गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, उनके बीच में। फिर कलकत्ता को ले लिया था, वहाँ पे बेसिस इस्टेब्लिश कर दिए थे 1690 में। फ्रेंच आ गए थे पंडुचेरी में 1673 में। 1757 में होता है डिसिसिव विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लासी, द ब्रिटिश बिकम रूलर्स ऑफ बंगाल। फिर 1773 में सुप्रीम कोर्ट सेटअप होता है इन कलकत्ता बाई ईस्ट इंडिया कंपनी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी फाउंड की जाती है विलियम जोन्स के द्वारा। 1793 में कॉर्नवालिस कोड आता है। कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है, फादर ऑफ पुलिस सर्विसेज भी इसको रिगार्ड करते हैं कई हिस्टोरियंस। काफ़ी इसने रिफॉर्म किए थे सिविल सर्विसेज वगैरह में। 1803 में लॉर्ड वेलेजली का मिनट आता है ऑन कलकत्ता टाउन इम्प्रूवमेंट के लिए। 1818 में ब्रिटिश टेक ओवर ऑफ डेक्कन, बॉम्बे बिकेम कैपिटल ऑफ न्यू प्रोविंसेस। 1818 में मैंने बताया था ना, ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का टाइम पीरियड है, जब इसमें मराठा कन्फेडरेंसी को अबलिश कर दिया गया था और डेक्कन पार्ट जिसमें मराठा एम्पायर हुआ करता था उसको पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने ले लिया था और नया प्रोविंस बनाया था उसका खुद में मिला के। 1853 में रेलवे बॉम्बे से थाने में चली थी। यहीं पे टेलीग्राफ भी इस्टेब्लिश हुआ था इसी साल में, दिल्ली से कलकत्ता के बीच में। 1857 में फर्स्ट स्पाइनिंग एंड वीविंग मिल इन बॉम्बे, केजीएन दाबेर ने इसको इस्टेब्लिश किया था मुंबई में। ये एक टेक्सटाइल मिल थी, केजीएन दाबेर, नाम याद रखिएगा, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 1857 में यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में। 1881 में मद्रास हार्बर को कंप्लीट कर लिया गया किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। 1896 में फर्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म एट विस्टन होटल इन बॉम्बे, मतलब किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, ये फॉरेन फिल्म थी, ब्रिटिशर्स की फिल्म थी, तो उसकी स्क्रीनिंग हुई थी बॉम्बे में। 1896 में प्लेग स्टार्ट हुआ मेजर सिटीज़ में, महामारी थी ये। 1911 में ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, यहीं दरबार लगाया गया था जिसको बम से उड़ा दिया गया था रिवोल्यूशनरीज द्वारा, जिसमें सचिन सान्याल वगैरह थे। 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न हुए अफ्रीका से, ठीक है। और फिर 1917 में चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 1918 में ये पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ खेड़ा में। वर्कर्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ अहमदाबाद में। अब लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि चंपारण मूवमेंट पहले आया या पीजेंट मूवमेंट खेड़ा में पहले आया या वर्कर्स मूवमेंट आया। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप ये वर्ड याद रखिए, CAKE, ठीक है। अब सी से हो जाएगा चंपारण, फिर के से हो जाएगा खेड़ा और ए से हो जाएगा अहमदाबाद। तो पहले चंपारण में स्टार्ट हुआ, फिर अहमदाबाद में वर्कर्स जो हैं वर्कर्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर खेड़ा में वर्कर्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर मार्च और अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह चलाया जाता है। अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मस्करा हो जाता है। 1921 में नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट हो जाता है। 1928 में पीजेंट मूवमेंट इन बरदौली, जिसकी लीडरशिप थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में, और उनको सरदार की उपाधि भी यहीं के महिलाओं ने दी थी, उनसे इम्प्रेस होकर। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है कांग्रेस के द्वारा और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है लाहौर सेशन में, ये दिसंबर में हुआ था। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, दांडी मार्च चलता है मार्च से अप्रैल तक, मैंने आपको डेट भी बताया एग्जैक्ट, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, ये भी मार्च में, मैंने भी इसका भी डेट मैंने बताया, 5 मार्च को होता है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिसंबर में चलती है, दिसंबर 1931 में। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोमिसेस सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जिसके बहुत से पार्ट हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किए हुए हैं। 1939 में कांग्रेस मिनिस्टर्स रिज़ाइन हो जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, इसी के तहत इलेक्शन हुए थे जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत से एलिगेशंस लगे थे कांग्रेस के ऊपर, जैसे वो कम्युनल हो रहा है और जो वीकर सेक्शन है या मार्जिनाइज सेक्शन है, रिलीजियस सेक्शन, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। कई जगह मुस्लिम रिवॉल्ट भी हुए मुस्लिम कम्युनिटीज़ के द्वारा। तो ऐसे कुछ एलिगेशंस लगाए गए, अंदर से भी फैक्शन क्रिएट हो गए, कुछ अलग अलग रिलीजन के ग्रुप बन गए, तो काफ़ी ब्लंडर हुआ था उस वक्त। तो इसकी वजह से, और ये प्लस वो भी समय था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा था, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस मिनिस्ट्री ने ओवरऑल रिज़ाइन दे दिया था। फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 1946 में महात्मा गांधी विजिट किए नौखली में, ठीक है। और
रेओ टॉर्न एरिया टू स्टॉप कम्युनल वायलेंस। 1930 में ये कम्युनल वायलेंस उसी समय स्टार्ट हुआ था ना, जब डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया था जिन्ना ने। ठीक है, कब अनाउंस किया था? आई थिंक 16 अगस्त 1946 को अनाउंस किया था। तो ये कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए गांधी जी इन सब जगहों पे गए थे। 1930 में उर्दू पोइट मोहम्मद इकबाल स्पीक ऑफ द नीड फॉर द नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट। अब ये मोहम्मद इकबाल जी वो हैं इंसान जिन्होंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मुस्लिम स्टेट होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर एक पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान इस्टेब्लिश करने की बात कही थी किसने? रहमत अली ने। रहमत अली ही नाम था उनका, शायद, शायद नहीं, मैं कंफर्म हूँ। आप, मैं अगर गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, फिर 1933 में द नेम पाकिस्तान और पाकिस्तान इज कॉइंड बाई पंजाबी मुस्लिम स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज चौधरी रहमत अली। मैं बता रहा था इन्हीं के बारे में, तो मैं सही था। चौधरी रहमत अली ने ये पाकिस्तान वर्ड को कॉइन किया था। 1937 से 1939 में ब्रिटिश मिनिस्ट्रीज केम टू पावर इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो कांग्रेस मिनिस्टर जो थे, कांग्रेस का राज हो गया था, कांग्रेस ने जीत लिया था इन इलेक्शंस में 11 प्रोविंसेस में से 7 प्रोविंसेस में, और 2 प्रोविंसेस में मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने जीता। और बाकी बचे हुए आपके 2 प्रोविंसेस जो थे उसमें मिक्स्ड गवर्नमेंट थी। 1940 में मुस्लिम लीग मूव अ रिजोल्यूशन एट लाहौर डिमांडिंग अ मेजर ऑफ ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था। अभी कभी अगर एग्जाम में पूछ दे कि लाहौर अधिवेशन ऑफ मुस्लिम लीग कब हुआ था, तो 1929 मत मार दीजिएगा। ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 में। मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था लाहौर में 1940 में। फिर 1946 इलेक्शंस आर हेल्ड इन प्रोविंसेस। ठीक है, फिर से इलेक्शन होता है। द कांग्रेस विन मैसिवली इन जनरल कंस्टिट्यूंसीज एंड लीग सक्सेसेस इन मुस्लिम सीट्स इन इक्वली स्पेक्टेकुलर। ठीक है, तो मतलब मुस्लिम मेजोरिटी जो एरियाज़ थे वहाँ पे लीग जीतती है और बाकी एरियाज़ में कांग्रेस जीतती है, और कुछ एक छोटे मोटे एरियाज़ जो हैं वहाँ पे मिक्स गवर्नमेंट होती है। फिर मार्च से लेकर जून 1946 तक ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 मेंबर मिशन सेंड किया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। इसके मेंबर थे एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एंड तीसरा मेंबर कौन था? तीसरा मेंबर मैं आगे बताता हूँ। फिर अगस्त 1946 में द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन डायरेक्ट एक्शन फॉर विनिंग पाकिस्तान। मैंने इसके पहले इसके बारे में आपको बताया था। 16 अगस्त को क्या होता है? वॉयलेंस ब्रेकआउट हो जाता है बिटवीन हिंदू, सिख्स एंड मुस्लिम्स। ठीक है, हिंदू सिख एक तरफ और मुस्लिम दूसरी तरफ, इन कलकत्ता, लास्टिंग सेवरल डेज, लिविंग सेवरल थाउजेंड पीपल डेथ। मतलब बहुत कई हज़ार लोग मारे गए थे इसमें। ये सारा जिन्ना का किया धरा था। मार्च 1947, मार्च 1947 में होता है कांग्रेस हाई कमांड वोटेड फॉर डिवाइडिंग पंजाब इनटू मुस्लिम मेजोरिटी एंड हिंदू सिख मेजोरिटी हाफ्स। मतलब पंजाब जो वेस्टर्न पंजाब था पूरा, जो आज के समय में पाकिस्तान के पंजाब को भी इंक्लूड करता है, उसमें 2 पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी, एक मुस्लिम मेजोरिटी थी और एक हिंदू सिख थे। तो उसको डिवाइड कर दिया गया जब ये पार्टीशन होने वाला था, तो हाफ हाफ में डिवाइड किया गया। वेस्ट जो पाकिस्तान वाला पंजाब है उसमें मुस्लिम मेजोरिटी चली गई, और हिंदुस्तान वाला जो पंजाब है उसमें हिंदू सिख मेजोरिटी आ गई। फिर 1947 में 14 से 15 अगस्त पाकिस्तान इज़ फॉर्म्ड, इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस। महात्मा गांधी टूर किया नौखली इन ईस्ट बंगाल टू रिस्टोर और कम्युनल हारमोनी। मैंने बताया ना, बंगाल में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे कर दिया गया था। तो उसके बाद जो कम्युनल वायलेंस चल रहा था उसको शांत करने के लिए महात्मा गांधी वहाँ गए थे 1947 में। 26 जुलाई 1945 को लाहौर लेबर गवर्नमेंट केम इनटू पावर इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक, दिसंबर से लेकर जनवरी 1945 तक जनरल इलेक्शन हुआ इंडिया में। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अनाउंसेस इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। फिर 16 जून 1946 को मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। ठीक रहे, मतलब मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, हालांकि पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कुछ उनको लीवरेज दी गई थी, उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर 16 जून 1946 को ही कैबिनेट मिशन प्रेजेंट ए स्कीम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर। 16 अगस्त 1946 को ही मुस्लिम लीग अनाउंसेस डायरेक्ट एक्शन डे। 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस फॉर्म्ड इंटरिम गवर्नमेंट विथ नेहरू एज अ वाइस प्रेसिडेंट। 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि इंटरिम गवर्नमेंट हम ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, सितंबर अक्टूबर 1 महीने ज़्यादा इनको लग गया मनाने में कि आप ज्वाइन करिए। फिर 6 दिसंबर 1946 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो उस समय इटली थे,
मिट सम इंडियन लीडर्स बट टॉक जो है फेल हो गई, बातचीत फेल हो गई। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टार्ट किया अपना सेशन। पहला सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 29 जनवरी 1947 को मुस्लिम लीग ने डिमांड किया डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। देखिए, मुस्लिम लीग आ तो गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, लेकिन काम करने नहीं दे रही थी। तो कंडीशन यहाँ तक पहुँच गई थी कि जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे उस वक्त माउंटबेटन थे, एटली की गवर्नमेंट थी, तो उस उनसे कांग्रेस ने ये डिमांड रखी थी कि या तो आप मुस्लिम लीग को इससे बाहर करिए या फिर हम पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को भंग कर देंगे। तो बात यहाँ तक पहुँच गई थी। 16 जुलाई 1947 को लास्ट मीटिंग हुई इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी हुई थी कांग्रेस की। फिर 11 अगस्त 1947 को जिन्ना को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। दो कंस्टिट्यूंट असेंबली इस समय फॉर्म हो गई थी 11 अगस्त 1947 को। एक इंडिया में जिसको हेड कर रहे थे प्रधानमंत्री उस वक्त के जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी, अंबेडकर जैसे नेता लोग उस वक्त हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को। और पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी उसको प्रिसाइड किया पहली बार जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है इंडिपेंडेंस डे। और इंडिया में इसी साल अनाउंस किया गया कि हम 14 अगस्त 1947 को पार्टीशन हॉरर डे के रूप में रिमेंबर करेंगे। 14 से 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट को इंडिया में सेलिब्रेट किया गया इंडिपेंडेंस। दिसंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस देख लेते हैं जो रिलेटेड है मॉडर्न इंडिया से, और उनके फाउंडिंग ईयर और फाउंडर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन था, इसको 1876 में इस्टेब्लिश किया गया था आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। फिर यूनाइटेड इंडिया कमेटी 1883 में इस्टेब्लिश की गई व्योमकेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। डब्ल्यू सी बनर्जी पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वेदांता कॉलेज 1885 में राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया। फिर यंग बंगाल मूवमेंट 1886 में हेनरी लुइस वेवेन दरोजी के द्वारा चलाया गया। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। फिर बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में चलाई गई भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेडगवेयर ये इन्होंने इस्टेब्लिश की थी आरएसएस की स्थापना। नौजवान भारत सभा 1926 में भगत सिंह छबील दास यशपाल जी ने इस्टेब्लिश किया था। फिर परमहंस मंडली 1849 में गोपाल हरि देशमुख ने इस्टेब्लिश किया था। रहनुमाई मजदयासनन सभा ये रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन था, दादा भाई नौरोजी ने इस्टेब्लिश किया था इसको, और 1891 में इस्टेब्लिश किया गया था। और भी लीडर्स थे दादा भाई नौरोजी जी के साथ, जिनमें नाम था JB वाचा, SS बंगाली, नरौजी फरौनजी, ये सारे थे दादा भाई नौरोजी के साथ। बालिका विद्यालय 1891 में इस्टेब्लिश किया गया ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1905 में इस्टेब्लिश की गई GK गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले। ये बालिका विद्यालय जो ज्योतिबा बाई फुले ने इस्टेब्लिश किया था, इन्होंने बहुत से काम किए थे वुमेन इमेंसिपेशन के लिए। फिर मुस्लिम लीग ढाका में इस्टेब्लिश की गई 1906 में, जिसके बारे में मैं पहले बता रहा था, आगा खां, सलीमुल्लाह खां, और ये भी थे अपने नहीं, जिन्ना, पाकिस्तान के जिन्ना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में इस्टेब्लिश किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? ये इंग्लैंड में इस्टेब्लिश किया था उन्होंने। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में MG रनाडे के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। प्रार्थना समाज 1867 में ही इस्टेब्लिश किया गया था, इसमें भी MG रनाडे थे। आत्माराम पांडुरंग थे। अब आप अगर बहुत से बुक्स में देखेंगे तो इसके लीडर आत्माराम पांडुरंग को ही माना जाता है। तो बेसिकली आत्माराम पांडुरंग ने ही इसकी स्थापना की थी विद द हेल्प ऑफ MG रनाडे। फिर देवेंद्र नाथ ठाकुर भी थे, इसमें केशव चंद्र भी थे। सत्यशोधक समाज 1873 में इस्टेब्लिश किया गया इसका, ज्योतिबा बाई फुले ने इस्टेब्लिश किया। ये जो उसमें कास्ट सिस्टम चल रहा था उसके विरोध में इस संस्था को इस्टेब्लिश किया गया था। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या अलीगढ़ मूवमेंट, इसकी स्थापना की थी 1875 में सर सैयद अहमद खान ने। साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने की थी। बहुत से न्यूज़पेपर चलाए थे, बहुत से आर्टिकल्स लिखते थे, और कई किताबें भी इन्होंने लिखी थी। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। इंडियन लीग 1875 में स्टार्ट किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लात्सवित्स्की एंड कर्नल ऑलकैट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था ये। फिर मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने इसको स्टार्ट किया था। देवा समाज को स्टार्ट किया था 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने। फिर इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ये सोशल सेल था इंडियन नेशनल कांग्रेस का,
जो सोशल रिफॉर्म के ऊपर काम करता था, 1887 में इस्टेब्लिश किया गया एम जी रनाडे के द्वारा। शारदा सदन 1889 में पंडिता रामाबाई के द्वारा। रामाबाई इनका इनका टाइटल नहीं था, रामाबाई इनको उपाधि मिली थी। सॉरी, पंडिता इनका टाइटल नहीं था, पंडिता इनको उपाधि मिली थी। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने। अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी, वी डी सावरकर ने स्टार्ट किया था इसको। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी, एन एम जोशी स्टार्ट किए थे। एन एम जोशी ने इंडियन ट्रेड यूनियन भी इस्टेब्लिश किया था लाला लाजपत राय के साथ मिलकर। 1911 में बॉम्बे में ये किया गया था। विश्व भारती संस्था इसको इस्टेब्लिश की थी 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनके पिताजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जिसके बारे में मैंने अभी पीछे बताया था आपको। प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश किए थे वो। फिर गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और भी बहुत से लीडर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। मेन लीडर थे लाला हरदयाल। हिंदू महासभा 1915 में स्टार्ट किया था मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ही नहीं थे इसमें, मदन मोहन मालवीय के साथ वी डी सावरकर भी थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे। ये सारे लीडर्स मिलकर हिंदू महासभा स्टार्ट की थी। होम रूल लीग 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। अब ये होम रूल लीग दोनों का अलग अलग था, एक ही ब्रांड के तहत दोनों लोग अपना अपना लीग चला रहे थे। और तिलक का जो लीग था वो महाराष्ट्र वाले एरिया में कन्फाइंड था। एनी बेसेंट का जो लीग था होम रूल लीग, वो और भी एरिया में, बहुत बड़े ब्रॉड एरिया में था, लेकिन फ्रेजाइल था। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था वो फ्रेजाइल था, सिंक्रोनाइज नहीं था। और तिलक का जो होम रूल लीग वाला एरिया था वो काफ़ी सिंक्रोनाइज था। वुमेन इंडिया एसोसिएशन, ये लेडी सदाशिव अय्यर ने स्टार्ट किया था इसको। फिर खिलाफत मूवमेंट 1919 में अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने स्टार्ट किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ये स्टार्ट किया था एन एम जोशी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पहली बार प्रेसिडेंट बने थे। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन था उसके पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय बने थे। स्वराज पार्टी 1923 में स्टार्ट किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। स्वराज पार्टी क्यों स्टार्ट की गई थी? स्वराज पार्टी इसलिए स्टार्ट की गई थी क्योंकि उस वक्त का जो पीरियड था वो ये था कि कुछ जो ग्रुपिंग थी कांग्रेस के अंदर वो चाहती थी इलेक्शन को पार्टिसिपेट करना, और कुछ ग्रुपिंग चाहती थी कि नहीं, हम इलेक्शन को पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं उसको तो बंद कर दिया गया था, लेकिन जो रिकवरी वर्क है उसको करेंगे, ग्राउंड लेवल पे जाकर लोगों को लिटरेट करेंगे और जो ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी है उसके बारे में बताएंगे। तो इस पे डिवीज़न हो गया था। तो जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे उसमें थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी। उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई और इस पार्टी के बैनर तले इन्होंने चुनाव लड़ा था 1923 में। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको सचिन सान्याल ने इस्टेब्लिश किया था 1924 में। केवल सचिन सान्याल नहीं थे, रास बिहारी बोस वगैरह भी थे, कई लीडर थे। तो आपको एक बार, अगर आप पापा वीडियो रेफ़र करते हैं और टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़े रहते हैं, तो आपको लगातार इन चीज़ों का रिवीजन होता रहेगा। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन छूट गई है, छोटी तो कुछ नहीं है, जो भी मैं जो नहीं है वो मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको इसको मगअप करना है तो आप लगातार रिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये 1928 में इसकी स्थापना की गई। ये कुछ नहीं था, ये वही पुराना वाला हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, केवल इसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया था, सोशलिस्ट। और इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि जो इसका मोटो था वो ये सोशलिज़म की तरफ शिफ्ट हो रहा था। और इसमें कुछ ऐसे लीडर्स जुड़ गए थे जो सोशलिज़म को बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करने के लिए प्रेरित करते थे, अपनी इंडियन रिवोल्यूशनरी पॉलिसी में उसका इस्तेमाल करते थे। इन्फ्लुएंस था जो कम्युनिस्ट मूवमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी चल रही थी रसिया वगैरह में, उसका इन्फ्लुएंस था इस पार्टी के ऊपर। तो इसको फाउंड किया गया अक्टूबर 1924 में कानपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल, जेसी चटर्जी थे, सचिन सान्याल थे। फिर ये एचआरए की बात कर रहा हूँ मैं। फिर जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया, इसमें इसको फिरोज शाह कोटला में बनाया गया दिल्ली में, और ये 1928 में हुआ। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, इनके बैनर तले इसमें सोशलिस्ट वर्ड इंक्लूड किया गया। फिर खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। ये एक नॉन वायलेंट ग्रुप था, पाकिस्तान वाले रीजन में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी अब्दुल गफ्फार खान को के द्वारा 1930 में। इनको रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला था क्योंकि इसके जो सिपाही थे, जो इसके कार्यकर्ता थे, वो लाल शर्ट पहनते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले फॉरेनर थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। कई लोगों को ये लगता है कि मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा नहीं थी। मदर टेरेसा थी फॉरेनर, मैसेडोनिया से आई हुई थी, और यहाँ पे आके उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले ली थी जब उनको भारत रत्न मिला था। तो जब भारत रत्न मिला था तो वो इंडियन सिटीजन थी, फॉरेनर नहीं थी। पहले फॉरेनर थे अब्दुल गफ्फार खान, 1987 में इनको भारत रत्न मिला था। और दूसरे फॉरेनर जो थे वो ये साउथ अफ्रीका के जो लीडर थे, क्या नाम है उनका, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिन्होंने अपार्थाइड मूवमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और पहली गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उसके पहले प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। ठीक है, सभी को पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हरिजन सेवक संघ पुणे में
बनाया गया 1932 में। किसने बनाया? महात्मा गांधी ने। अब देखिए ये वही पीरियड था जब पुणे पैक्ट साइन किया गया था। तो इसमें जब कम्युनल अवार्ड को वॉइड डिक्लेयर कर दिया था हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने और कांग्रेस लीडर्स ने, तो गवर्नमेंट जो महात्मा गांधी थे ये हरिजन्स के इमेंसिपेशन के लिए पूरे इंडिया का टूर करना स्टार्ट किया उन्होंने, और उसी वक्त ये हरिजन सेवक संघ इस्टेब्लिश किया था उन्होंने। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में बनाई गई भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, और ये लेबर पार्टी बनाई गई थी भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहते थे। तो चुनाव भी लड़ा था इसी पार्टी के बैनर तले उन्होंने। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई गई थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। आइडिया ऑफ आईएनए, जो आईएनए का आइडिया था वो पहली बार कंसीव किया गया था मोहनदास जी के द्वारा, और आईएनए को बनाया भी था मोहनदास जी ने। फिर इसकी कमान ली थी रास बिहारी बोस ने, और जब ये सुभाष चंद्र बोस जी पहुँचे सिंगापुर में, तो फिर उन्होंने रास बिहारी बोस से कमांड ली आईएनए की। फिर आज़ाद हिंद फौज, ये 1942 में रास बिहारी बोस इन्होंने कमान ली थी मोहन सिंह से। ठीक है। फिर आज़ाद हिंद गवर्नमेंट सिंगापुर में बनाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखिए आईएनए ये आर्मी थी जिसको मोहन सिंह ने बनाया था, लेकिन आज़ाद हिंद या इंडियन नेशनल गवर्नमेंट जो है सिंगापुर में, ये बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। फिर निरंकारी मूवमेंट 1840 में चला, दयाल दास, रतन चंद और दरबार सिंह ने इसकी स्थापना की थी। मानव धर्म सभा 1844 में चला, ये दुर्गाराम मेहता जी ने इसकी स्थापना की थी। नामधारी जो है मूवमेंट ये 1857 में चला, राम सिंह ने इसकी स्थापना की थी। राधा स्वामी सत्संग 1861 में चला, तुलसी राम ने और शिव दयाल साहब ने इसकी स्थापना की थी। तुलसी राम और शिव दयाल साहब एक ही थे, उनको टाइटल मिला हुआ था तुलसी राम का, शिव दयाल साहब इनका ओरिजिनल नेम था। फिर दारुल उल उलम 1866 में मौलाना हुसैन अहमद ने इस्टेब्लिश किया था। नदवाह उल उलम 1894 में मौलाना सिहबिल नुमानी ने इसको इस्टेब्लिश किया था। पूना सेवा सदन को 1909 में रमाबाई रनाडे ने स्टार्ट किया था, और इनके साथ थे जीवी देवधर। फिर सेवा समिति 1914 में स्टार्ट किया गया था एच एन खुंजरू के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये कई बार मैं बता चुका हूँ, विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। रात तत्वबोधिनी सभा, ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता थे। 1839 में इसको स्टार्ट किया गया था। धर्म सभा, अब ये देखिए क्यों स्टार्ट किया गया था, क्योंकि जो राजा राम मोहन राय जी की संस्था थी उसमें फैक्शन आ गया था, तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में कुछ मनमुटाव हो गए थे, तो उन्होंने अपनी अलग एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। धर्म सभा 1829 में स्टार्ट की गई थी राधाकांत देव जी के द्वारा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा स्टार्ट की गई थी 1843 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग एंड बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इंडियन ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में मार्गरेट कजिन्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये दो बहनें थीं। फिर बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में एमजी रनाडे के द्वारा। इंडिया हाउस, इंडियन होम रूल सोसाइटी, या इसको इंडिया हाउस भी बोलते हैं, लंदन में स्टार्ट किया गया था 1905 में श्याम जी कृष्णवरम के द्वारा। इसमें इंडियन स्टूडेंट थे, उनको नेशनलिज्म के बारे में बताते थे, उनको फ्री एजुकेशन स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाता था। फिर परोपकारिणी सभा स्टार्ट किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट और इवेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देख लेते हैं। मूवमेंट, उनके ईयर्स और उनसे कौन कौन से लोग एसोसिएटेड थे, इसके बारे में हम देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 20 अगस्त 1917 को आया। इससे एसोसिएटेड थे इंडियन मिनिस्टर लॉर्ड मॉन्टेग्यू, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा यहाँ पे ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो था ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट था फॉर इंडिया। फिर रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया। काला कानून बोला इसको गांधी जी ने, और बहुत से लीडर्स को केवल सस्पिशन के, शंका के आधार पर अरेस्ट कर लिया गया। इससे बहुत भी बड़ा ब्लंडर हुआ, जलियांवाला बाग मस्करा वगैरह इसी की वजह से हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर को मारा था उधम सिंह ने। इस जनरल डायर को नहीं मारा था जिसने ग्राउंड में खड़े हुए गोली चलाई थी, उस जनरल डायर को मारा था जिसके अंदर ये जनरल डायर काम कर रहा था, और वो पंजाब का जनरल था, तो उसको मारा था उधम सिंह ने। उस मूवी अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगी, एक बहुत ही अच्छी मूवी है, उधम सिंह, पेट्रियोटिक मूवी है, अच्छी मूवी है। उसमें पूरा जलियांवाला बाग मस्करा के बारे में बताया हुआ है, करीब मुझे लगता है 30 से 40 मिनट का पूरा वो सीन दिखाया हुआ है। आप मतलब आई जस्ट गॉट गूज बम्स ऑन माई हैंड
वाइल आई वॉज वॉचिंग दैट मूवी। फिर हंटर कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की मई 28 1920 को, जो एसोसिएटेड थी जलियांवाला बाग मस्करा से, जिसमें जनरल डायर को तो कुछ बोला नहीं गया, उसको छुट्टी दे दी गई, बोला कि आप जाइए, आप आराम करिए। और जब वो ब्रिटेन में पहुंचा था ना, तो उसके लोगों ने इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया था कि वो बहुत ही बड़ा एम्पायर फतेह करके आया और बहुत बड़ा काम किया। ड्रैकोनियन पर्सन था वो। नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ दिसंबर 1920 में, और रिजोल्यूशन पास किया गया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। चौरा चौरी इंसिडेंट हो जाता है 4 फरवरी 1922 को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस बुला लिया जाता है। ठीक है, जब ये चौरा चौरी इंसिडेंट होता है गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन था जो चौरा चौरी, जहाँ पे पुलिस वालों को जला दिया गया था स्टेशन सहित, कुछ लोगों ने गुस्से में आके ये किया था। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 में, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी बनते हैं और चित्तरंजन दास इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को हुआ। 7 मेंबर कमीशन था। ठीक है, जॉन साइमन इसके चेयरमैन थे। साइमन कमीशन कब इंडिया में आया? 3 फरवरी को आया, और लाला लाजपत राय और भी बहुत से इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने इसको अपोज किया था। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को आई। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। बरदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को किया गया। लीडरशिप थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में। और ये कहाँ किया गया? गुजरात में। किस रीज़न की वजह से ये हुआ था? टैक्सेस जो थे फार्मर्स के ऊपर रेज कर दिया गया था, तो इसके अपोजिशन में बरदौली सत्याग्रह कंडक्ट किया गया था। लाहौर कंस्पिरेसी 8 अप्रैल 1929 को हुई थी। इसमें हुआ क्या था कि बम्बिंग हुई थी इन ब्रिटिश असेंबली बाय भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे थे। बाय द वे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए किसने थे, आपको पता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कांग्रेस स्प्लिट हुआ था 1907 में। इनकलाब जिंदाबाद के नारे भगत सिंह ने बहुत ही हाईलाइट किए थे इस नारे को, बट इसको दिया था किसी अदर पर्सन ने, आप मुझे बताइए। तो कांग्रेस से स्प्लिट हुआ 1907 में, डिवाइड हुआ इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सेशन जो हुआ था सूरत में ही हुआ था, कांग्रेस सेशन, और उसी में स्प्लिट हुआ था। फिर होम रूल लीग मूवमेंट 1916 में चला, तिलक और एनी बेसेंट के लीडरशिप में। फिर लखनऊ पैक्ट हुआ दिसंबर 1916 में, एग्रीमेंट हुआ बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 6 अप्रैल 1930 को चला था, इसी दिन स्टार्ट हुआ था। फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 में। प्राइम मिनिस्टर जो थे मैकडोनल्ड थे, उनके चेयरमैनशिप में चला था ये। प्राइम मिनिस्टर लंदन के थे, उन वो चेयर कर रहे थे इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। फिर गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था, मैंने पहले भी आपको बताया। डिक्लेरेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब इरविन ने कन्विंस कर लिया गांधी को कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अभी सस्पेंड कर दीजिए। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया अलॉन्ग विद गांधी जी। फिर कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को आया। मैकडोनल्ड ने प्रोवाइड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू डिप्रेस्ड क्लास, ये काम किया था। फिर पूना पैक्ट हुआ यारावाड़ा सेंट्रल जेल में, साइन हुआ बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर एक्चुअली थे नहीं, मतलब डॉक्टर अम्बेडकर तो थे, लेकिन एक्चुअल में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो बिटवीन गांधी जी एंड मदन मोहन मालवीय के बीच में। 24 सितंबर ये डेट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932 थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से चालू कर दिया गया, और फिर से कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तीसरे वाले में, और ये हुआ नवंबर 1932 में। इंटरिम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई 2 सितंबर 1946 को। नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, और भी बहुत सी मिनिस्ट्रीज इनके अंडर आई। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को आया था और अनाउंस किया गया, और वॉयसरॉय माउंटबेटन प्लान टू पार्टीशन इंडिया, ये प्लान था बेसिकली। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947 को बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था। अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 को आया वॉयसरॉय लिंगलिथगो के द्वारा। और 8 अगस्त 1942 भी एक इम्पॉर्टेंट डे है, जिस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंडिया में, आफ्टर द फेलियर ऑफ स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन। फिर प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया, स्टैफोर्ड क्रिप्स। फिर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 8 अगस्त बताया मैंने। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस होता है 25 जून 1945 को, कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी, ब्रिटिश गवर्नमेंट बुलाती है, और उसमें ये बेसिकली जानने के लिए हुआ था कि आपका जो है, आप क्या कहते हैं, ये जो पार्टीशन वाला सीन चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाली जो बात चल रही है, तो आपका मत क्या है। बेसिकली इस समय भी ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडिया को वो छोड़ के जाए।
फिर नेवल रिवॉल्ट हुआ था 20 फरवरी 1946 में मुंबई में, आईएनएस तलवार के सोल्जर्स ने रिवॉल्ट किया था ये। प्राइम मिनिस्टर एटली डिक्लेयर्स डिक्लेरेशन, ये क्या डिक्लेरेशन हुआ? एश्योरेंस टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट। ठीक है, इन्होंने ये डिक्लेयर किया था, ये एश्योरेंस दिया था कि हम आपको इंडिपेंडेंट कर देंगे जल्द से जल्द। अब हुआ ये था कि 1945 का सीन वो था जब जापान बहुत ही हावी हो रहा था ना पूरी अलायंस पर, जो ये अलायंस थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, यूके अमेरिका वगैरह इनके ऊपर हावी हो रहा था। तो इनको डर था कि कहीं ईस्टर्न इंडिया से ये अटैक ना कर दे, और इंडिया में खुद इतना इनके अगेंस्ट मूवमेंट चल रहे थे अलग अलग जगह से, यहाँ तक कि आर्मी भी, आपने यहाँ पे देखा ना, नेवल रिवॉल्ट हुआ था 1946 में, आर्मी भी अब इनका साथ छोड़ रही थी, जिसको कंस्टिट्यूट करते थे मेजोरिटी ऑफ इंडियन सोल्जर्स, तो अब ये भी इनके हाथ में नहीं रह गई थी। तो किसी भी एम्पायर का बैकबोन होता है उसकी आर्मी, अगर उसकी आर्मी ही उसके खिलाफ चली जाए तो वो स्टैंड नहीं कर सकती एक मिनट भी। तो ये समझ गए थे कि अब इंडिया में खड़ा रहना भी हमारे लिए मुश्किल हो चुका है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके इंडिया को छोड़ के भाग लो। तो ये इन्होंने अनाउंस कर दिया एटली ने। कैबिनेट मिशन का अराइवल हुआ 24 मार्च 1946 को, जिसके लीडर थे 3 मेंबर मिशन था ये, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिस्प एंड एवी अलेक्जेंडर। और इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को पब्लिश किया 16 मई 1946 को। डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च्ड बाय जिन्ना 16 अगस्त 1946 बाय मुस्लिम लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ जिन्ना। फिर स्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक 26 जनवरी 1950 को, राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भूदान मूवमेंट 18 अप्रैल 1991 को हुआ, पचपोली या पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट नहीं है, एक विलेज है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये मैं बताता हूँ आगे। रामचंद्र रेड्डी जो थे फर्स्ट डोनेटेड द लैंड, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भूदान मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? ये विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। ये जो पोचमपल्ली विलेज पड़ता है ना, ये यदाद्री यदाद्री भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में पड़ता है। पोचमपल्ली को सिल्क सिटी भी बोला जाता है। दो सिल्क कैपिटल है इंडिया में, एक भागलपुर है बिहार का और एक पोचमपल्ली है तेलंगाना का। पोचमपल्ली इसलिए भी फेमस है। और फिर उसके बाद बंग भांग मूवमेंट, ये जो बंग मतलब बांग्लादेश और भंग मतलब उसका जो खंडन हो गया था, इसके खिलाफ ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1905 में, अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में इस्टेब्लिश की गई, किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, एस एम जोशी। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, एस एम जोशी और भी लीडर थे, जैसे आचार्य नरेंद्र देव थे, फिर राम मनोहर लोहिया थे, ये लीडर्स थे। इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश की थी। ये कांग्रेस का ही एक फैक्शन था जो कि टूट के आ गया था। और क्यों ये टूटा था? क्योंकि वो जो गांधी का मिस्टिक कैरेक्टर था, जो सत्य अहिंसा की पॉलिसी के बारे में वो बात करते थे, उससे सेटिस्फाई नहीं थे ये लोग। तो इस वजह से इन्होंने अलग पार्टी बना ली थी। फिर ये, लेकिन ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कांग्रेस ही थे, मतलब कांग्रेस के अंदर ही थे ये। डे ऑफ डिलीवरेंस, योम ए निजात, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 22 दिसंबर 1939 को। इसमें क्या हुआ था? सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम लीग ऑन द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस कैबिनेट। ठीक है, जब कांग्रेस ने 1939 में अपना कैबिनेट से रिजाइन कर दिया था, उसके बाद ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। डिमांड ऑफ पाकिस्तान 23 मार्च 1940 में लाहौर सेशन चलाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा उस समय। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 में पूर्ण स्वराज की इस समय मांग की गई थी। देखिए इसमें अपना जो लाहौर सेशन था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और जो जिन्ना का लाहौर सेशन था उसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2 जनवरी 1930 को, अनाउंसमेंट टू सेलिब्रेट 26 जनवरी एज ए इंडिपेंडेंस डे। अब ये कब हुआ था? ये हुआ था लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिन। तो इसी दिन ये अनाउंस किया गया था कि हम 26 जनवरी को 1930 में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, और किया भी गया, झंडा फहराया गया था। 26 जनवरी हम इसीलिए मनाते हैं कि आज के टाइम में कि ये जो दिन है ये हमारे फोर फादर्स ने लाहौर सेशन में ही डिसाइड करके रखा हुआ था। ये जो डे था ना, जैसे 26 जनवरी हमारे यहाँ रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, तो इंडिपेंडेंस डे उस समय डिसाइड हुआ था, बट इंडिपेंडेंस हमको मिला था एक्चुअली में 15 अगस्त के दिन, तो इसलिए इंडिपेंडेंस डे उस दिन ट्रांसफ़र कर दिया गया, और आज के दिन में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। साल्ट सत्याग्रह, ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। मैंने पहले भी कई बार बताया है। वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ बाय महात्मा गांधी, मेकिंग सॉल्ट एट साबरमती आश्रम। ठीक है, फिर ये टाइटल कुछ देख लेते हैं, उनको कौन हेल्ड करता था और किसके द्वारा दिया गया था। स्वामी विवेकानंद को जो टाइटल मिला था वो विवेकानंद था।
महाराजा ऑफ खेतरी ने इनको ये टाइटल दिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे स्वामी विवेकानंद का नाम ही विवेकानंद था तो टाइटल कैसे मिल गया। इनका नाम नरेंद्र दत्त था, ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त ओरिजिनल नेम था। इनको विवेकानंद का टाइटल महाराजा ऑफ खेतरी ने दिया था। राष्ट्रपिता का टाइटल मिला था महात्मा गांधी को, दिया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, और बदले में सुभाष चंद्र बोस को बोला था प्रिंस एमंग द पेट्रियट। प्रिंस एमंग द पेट्रियट किसने बोला था, महात्मा गांधी ने। और ये बात कब की है, 1943 की बात है, जब रंगून से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के टाइम जब सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी से परमिशन लेने के लिए बात किया था कि हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं और हम इंडिया, ब्रिटिश इंडिया को इन्वेड करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो उस समय महात्मा गांधी कन्विंस तो कर रहे थे उनको, लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि आप प्रिंस हैं अमंग द पेट्रियट्स। प्राउड मूवमेंट है ये सब, आप पढ़ेंगे तो आपको भी प्राउड होगा। राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को अकबर सेकंड। ये अकबर सेकंड मुगल वंशज था, लास्ट लेटर मुगल के टाइम में की बात है ये। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि थी, ये महात्मा गांधी ने इनको दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो ये टाइटल एक्सचेंज हुआ था, गुरुदेव बोला था महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को, फिर महात्मा बोला था महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने दी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एडोल्फ हिटलर तो है जर्मनी का और वो बोलता होगा जर्मन, तो उसने नेताजी कैसे बोल दिया। तो नेताजी उसने बोला था जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है, उसको इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है नेताजी। फिर सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को वुमेन ऑफ वर्दोली ने, जब वो वर्दोली सत्याग्रह कर रहे थे। फिर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनके कई टाइटल्स हैं जैसे अजात शत्रु, देश रत्न, ये सब बोला था इनको महात्मा गांधी ने। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को टाइटल मिला था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। काफ़ी लिबरल विचारधारा के थे महात्मा गांधी, तो कोई भी उनसे बचा हुआ नहीं था। अली जिन्ना को भी, मोहम्मद अली जिन्ना को भी इन्होंने टाइटल दिया था। हालांकि मुझे नहीं लगता ये किसी के टाइटल के लायक थे। देश नायक, देश नायक सुभाष चंद्र बोस को बोला था किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर कुछ पर्सनालिटीज़ देख लेते हैं, उनका बर्थ डेट क्या था और डेथ कब हुआ उनका। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1859 से 30 जनवरी 1948। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964 तक। 14 मई को हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं, सभी को पता होगा। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 से 11 जनवरी 1966 तक। तो हम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का बर्थडे तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर को हम लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917 को पैदा हुई थी और 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु हुई थी। 19 नवंबर को मुझे याद आ रहा है 3-4 डेट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 19 नवंबर को जो सिख के फाउंडर थे, सिख रिलीजन के फाउंडर गुरु नानक देव, उनका भी जन्म हुआ था। रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई, इनका भी जन्म हुआ था 19 नवंबर को। इंदिरा गांधी जी का हुआ ही था। 19 नवंबर को हम टॉयलेट डे भी मनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे डेट आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 31 अक्टूबर को इनका डेथ हुआ था और 31 अक्टूबर को ही हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनका जन्म हुआ था। इसी साल नहीं, अलग साल में हुआ था, बट उनका भी बर्थडे हम 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल यूनिटी डे इन इंडिया। भगत सिंह 27 सितंबर 1907 को पैदा हुए थे, 23 मार्च 1931 को इनका डेथ हुआ था। मार्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। विवेकानंद जी 12 जनवरी 1863 में 30 साल की उम्र में ये इन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन को संबोधित किया था शिकागो में 1893 में। फिर उसके बाद 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 को पैदा हुए थे, 7 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को ये इनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं इनके बारे में। जब इनकी मृत्यु हुई थी ना, तो इसके 2 महीने पहले ही यानी अक्टूबर में, और वो डेट था 14 अक्टूबर 1956। उसी दिन इन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया था, मतलब अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया था। और उसी के 2 महीने बाद, लगभग 1.5 महीने बाद, 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो समाधि स्थल है ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का, उसको हम चैत्य भूमि बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में है। और जिस समय इन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया था उसको दीक्षा भूमि बोलते हैं उस जगह को। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दीक्षा भूमि एक प्लेस है, वो किससे रिलेटेड है, तो ये बी आर अम्बेडकर इसका आंसर होगा।
राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 को पैदा हुए थे, 21 मई 1991 को मरे थे। सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को, ठीक है। और एंटी टेररिज्म डे शायद मनाया जाता है 21 मई 1991 को उनके मरण दिवस पर एंटी टेररिज्म डे, और 20 को सद्भावना डे मनाया जाता है इंडिया में इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। अटल बिहारी वाजपेयी ये 25 दिसंबर को पैदा हुए थे 1924 में, और इन्हीं की बर्थ बर्थ की याद में गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इनका डेथ हुआ था 16 अगस्त 2018 में। मुझे याद है जब इनका डेथ हुआ था तो मैं उस वक्त दिल्ली में था, और काफ़ी सैड मोमेंट था वो। खैर, 25 दिसंबर को एक और इंडियन पर्सनालिटी हैं जिनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, वो है मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म भी 25 दिसंबर को हुआ था। मदन मोहन मालवीय के अगर बारे में मैं बताऊं तो 4 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, 1908 में रहे, 1918 में रहे, और भी 2 बार रहे। फिर इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। सब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों के मेंबर रहे ये। फिर उसके बाद पूना पैक्ट जो हुआ था, इसको उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। पूना पैक्ट नहीं, लखनऊ पैक्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। फिर उसके बाद ये हिंदू महासभा के फाउंडर भी रहे। नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस भी पार्टी जो थी, ये भी उन्होंने ही बनवाया। तो अगर आप ऐसे कोरिलेट करके याद करते हैं तो बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं इन्फॉर्मेशंस को। फिर कुछ लीडर्स देख लेते हैं, उनके मेमोरियल्स देख लेते हैं। महात्मा गांधी का मेमोरियल राजघाट है दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू का शांति वन है दिल्ली में, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है दिल्ली में, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है चरण, ये भी दिल्ली में, चौधरी चरण सिंह किसान घाट है। बिहार में राजीव गांधी वीर भूमि है, जगजीवन राम का समता स्थल है, मुरारजी देसाई का अभय घाट है मेमोरियल साइट, बी आर अम्बेडकर का चैत्य भूमि मैंने बताया ही, शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि है, अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव अटल है, ज्ञानी जैल सिंह जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एकता स्थल है, पीएम नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये भी फॉर्मर पीएम थे, पीवी ज्ञान भूमि इनका आंध्र प्रदेश में है ये मेमोरियल। फिर गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट पे इनका मेमोरियल है। फिर उसके बाद कुछ रियल नेम ऑफ फेमस पर्सनालिटीज़ देख लेते हैं। तो वाल्मीकि जो थे उनका रियल नाम था रत्नाकर। चैतन्य महाप्रभु इनका रियल नेम था विश्वम्भर। गुलजार का रियल नेम है संपूर्ण सिंह कालरा। फिर रविशंकर का रियल नेम है रविंद्रो शंकर। ठीक। फिर गुरु अंगद देव ये जब गुरु गोविंद सिंह के बाद जब गुरु अंगद देव आए तो इनका रियल नेम था भाई ललना। फिर रामकृष्ण परमहंस का रियल नेम है गदाधर चट्टोपाध्याय। स्वामी विवेकानंद का नरेंद्रनाथ दत्त मैंने बताया। नाना फडणवीस का बालाजी जनार्दन भानु। तात्या टोपी का रामचंद्र पांडुरंग तोपे। फिर रानी लक्ष्मीबाई का मणिकर्णिका। मणिकर्णिका मूवी है कंगना रनौत की, आपने देखा होगा। तानसेन, मैंने नहीं देखा। तानसेन रामतेनु पांडे। बिरबल का रियल नेम महेश दास है। बिरबल ने एक दीन इलाही स्थापना की थी रिलीजन की, अकबर ने उसको एक्सेप्ट करने वाले पहले पर्सन बने। फिर ये इधर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का रियल नेम था मुहिद्दीन अहमद। अभी तानसेन के बारे में बताऊँ ना अगर, तो रामतेनु पांडे इनका ओरिजिनल नेम था, और तानसेन इनको नाम दिया था, एक ग्वालियर के राजा हुआ करते थे विक्रमजीत, उन्होंने इनको नाम दिया था तानसेन का। फिर नक्श ल्यालपुरी का रियल नेम था जसवंत राय शर्मा। फिर बिरजू महाराज का रियल नेम था ब्रिजमोहन मिश्रा। इनका अभी डेथ हुआ है पिछले साल नहीं, इसी साल जनवरी में। बाबा रामदेव का असली नाम है रामकृष्ण यादव। सत्य साई बाबा का रियल नेम है सत्यनारायण राजू। बाबा आमटे का रियल नेम है मुरलीधर देवीदास आमटे। मिर्जा गालिब का रियल नेम है मिर्जा असदुल्ला बेग खान। फिर उसके बाद मदर टेरेसा का रियल नेम है एग्नेस गोंगशे बोजुश्यू। फिर सिस्टर निवेदिता, इनका नाम था रियल नेम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। फिर मीराबेन का रियल नेम था मेडेलिन स्लादे। फिर मुंशी प्रेमचंद्र का नाम था धनपत राय। विनोबा भावे का रियल नेम था विनायक नरहरि भावे। अमीर खुसरो का रियल नेम था अब्दुल हसन यामिन उद्दीन खुसरो। फिर फिराक गोरखपुरी का रियल नेम था रघुपति सहाय। स्वामी अग्निवेश का रियल नेम था श्याम व्यापार राव।
फिर कुछ निक नेम देख लेते हैं कुछ लोगों के, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे हिस्ट्री में पर्सनालिटीज़ हुई उनके निक नेम देख लेते हैं। महात्मा गांधी को बापू बोलते थे, फादर ऑफ नेशन। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बोलते थे। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना बोलते थे। महामना की उपाधि इनको अ, ये हमारे महात्मा गांधी जी ने दी थी, ये पीछे दिया नहीं हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी बोलते थे इनको। बादशाह खान भी बोलते थे। वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन बोलते थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोलते थे। शेख अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर बोलते थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल को, इनके टाइटल को मिला के लाल बाल पाल बोलते थे। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोला जाता था। पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस बोला जाता था। पयोली नाम का एक विलेज है केरला में, केरला से बिलोंग करती हैं इसलिए इनको पयोली एक्सप्रेस बोला जाता है। ढींग एक्सप्रेस बताइए किसको बोला जाता है? सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर बोलते थे। देखिए इंडियन हिस्ट्री में तीन ऐसे क्रिकेटर हुए जिनको लिटिल मास्टर बोला गया। एक सुनील गावस्कर, एक सचिन तेंदुलकर, और तीसरा है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन रिकी पॉन्टिंग, उनको बोला जाता है लिटिल मास्टर। फिर M.A.K. पटोदी, इनको टाइगर की उपाधि मिली थी या निक नेम मिला था। फिर उसके बाद जयप्रकाश नारायण है, इनको लोक नायक बोलते हैं। पुरुषोत्तम दास, इनको राजर्षि बोलते हैं। फिर चितरंजन दास, इनको देश बंधु बोलते हैं। C.F. एंड्रयू, इनको दीन बंधु बोलते हैं। अब दीन बंधु देश बंधु में कंफ्यूज नहीं होइएगा। C.F. एंड्रयू ये दीन बंधु बोले जाते हैं। ये महात्मा गांधी के साथ थे। जो भी इनिशियली जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे तो उस वक्त वो टाइम था जब ये उनके साथ रहा करते थे, तो दीन बंधु इनको बोलते हैं। और चितरंजन दास को देश बंधु बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस नेताजी को बोलते हैं, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी बोलते हैं। C राजगोपालाचारी को राजा जी बोलते हैं या CR बोलते हैं, तमिलनाडु से थे ये। सरोजनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू को पंडित या चचा जी बोलते हैं, चचा जी। चाचा बोलते हैं एक्चुअली सही प्रोनाउंसिएशन तो उसका चचा होता है, चाचा, बट मैं नॉर्मली ऐसे चचा बोलता हूँ, तो आई होप यू डोंट माइंड। राजा राम मोहन राय, इनको फोर रनर ऑफ इंडियन रिनांस बोला जाता है। इंडियन रिनांस की के जनक ही माना जाता है इनको। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु बोला जाता है। मैंने बताया था अजात शत्रु इनको कौन उपाधि दिया था। सी एन अन्नादुरई को अन्ना बोला जाता है। कुछ फेमस ट्रायल्स देख लेते हैं नेशनलिस्ट पीरियड के, और वर्डिक्ट क्या रही, चार्जेस क्या थे उनके ऊपर। तो बहादुर शाह जफर के ऊपर ट्रायल चला था 27 जनवरी 1958 से लेके मार्च 9 1958 तक दिल्ली फोर्ट में, दिल्ली यानी रेड फोर्ट। और इनके ऊपर चार्जेस क्या थे? ट्रेजन के, कॉन्स्पिरेसी के, रेबेलियन के, मर्डर के, यू नेम इट, बहुत से चार्जेस लगाए गए थे इनको। और फिर इनको कन्विक्ट कर दिया गया, भेज दिया गया रंगून जेल में, और वहीं पे 2-3 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 4 से 5 मई 1883 को कलकत्ता हाईकोर्ट में इनका ट्रायल किया गया। क्या था इनके ऊपर चार्जेस? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और एंड ऑन हिज रिमार्क मेड बाई हिम ऑन द बंगाली न्यूज़पेपर था। अब इसको किसने स्टार्ट किया था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इनको सेंड कर दिया गया जेल फॉर 2 ईयर्स। बाल गंगाधर तिलक ये 3 बार गए थे, 1897, 1909, 1916 में, फॉर प्रोवोकेशन आर्टिकल इन हिज न्यूज़पेपर केसरी। केसरी इंग्लिश लैंग्वेज में था, ठीक है, या केसरी मराठी लैंग्वेज में था, मराठी लैंग्वेज में था, ठीक है। और मराठा जो इनका न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। 18 मंथ का इम्प्रिजनमेंट दिया गया 1997 वाले केस में। 6 ईयर का एग्जाइल दिया गया उस समय मांडलिया में इनको। फिर फाइन लगाया गया 1000 रुपये फॉर सेडिशियस राइटिंग इन 1908 में। फिर जेल नहीं हुआ उनको 1916 वाले केस में, ठीक है। तो 18 मंथ का इम्प्रिजनमेंट 1897 में, 6 साल का जेल, और 1000 रुपये सेडिशियस राइटिंग के लिए लगाए गए, और कोई जेल नहीं हुआ 1916 वाले में। अरबिंदो घोष एंड 37 अदर्स इन अलीपुर बम केस ट्रायल। अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी हुई थी, मानिक टोला बम कॉन्स्पिरेसी भी इसको बोलते हैं। ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ पे हुआ था 1908-1909 में। और स्पेंड अ ईयर इन जेल एज अ अंडर ट्रायल पर्सन, इनको भेजा गया था जेल 1 साल के लिए, अंडर ट्रायल पर्सन थे ये। वी डी सावरकर 1910 को और जनवरी 1911 को इनको जेल मतलब इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे, चलाए गए थे मुकदमे। किस लिए? डिलीवरिंग इन्फ्यूरिएटिंग स्पीचेस अगेंस्ट ब्रिटिश एंड प्रोक्योरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स, मतलब आर्म्स वगैरह को ये प्रोक्योर कर रहे थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में बेसिकली इन्वॉल्व थे, इसलिए इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। 2 कंजिक्यूटिव लाइफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर 50 ईयर्स, मतलब लाइफ ट्रांसपोर्टेशन का इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया था 50 साल के लिए। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक ये मामला गया था जो हेग में है।
उसको उसने भी इनको गिल्टी पाया और 10 साल तक ये जेल में रहे, अंडमान में। हालांकि 10 साल तक बोला तो गया था इनको जेल में डालने के लिए, लेकिन इन्होंने बाद में कुछ लिवरेजेस ले ली थी और छूट के बाहर आ गए थे। फिर उसके बाद गांधी एंड शंकरलाल बैंकर, पब्लिशर ऑफ यंग इंडिया, 1922 में। किस लिए? फॉर इन्फ्लामेटरी आर्टिकल्स अगेंस्ट ब्रिटिश इन यंग इंडिया। यंग इंडिया एक न्यूज़पेपर था जिसको गांधी जी पब्लिश करते थे। तो इसके लिए इनको 6 साल की जेल, बट इनको फ्री कर दिया गया 1924 में ही। 1922 में केस चला था, 6 साल की जेल हुई थी, 1924 में ही इनको फ्री कर दिया गया था। मेरठ कंस्पिरेसी हुई थी जिसमें 31 बंदों को के ऊपर चार्जेस लगाए गए थे मार्च 1929 में, और इसमें कुछ अंग्रेज भी थे। ठीक है, ये बोल्शेविक जो कॉन्स्पिरेसी थी उसका पार्ट था। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया ये चार्जेस थे, और एक्यूज्ड को रिसीव करना पड़ा 3 साल का लाइफ सेंटेंस, जेल टर्म। भगत सिंह जून 1929 और जुलाई 1929 में, जून 1929 में इसलिए क्योंकि उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, और जुलाई 1929 में इसलिए क्योंकि उन्होंने हेड कांस्टेबल और सॉन्डर्स को मार दिया था। हेड कांस्टेबल जो था सॉन्डर्स, उसको मार दिया था। तो जब सॉन्डर्स को मारा था उसके लिए डेथ सेंटेंस दिया गया था। और फिर जो पहला वाला मुकदमा था जिसमें सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, इसमें रिसीव ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। एम एन रॉय 1931 से 1932 में एक्यूज्ड ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड सेडिशन, 12 साल की जेल हुई थी इनको। फिर बाद में इसको रिड्यूस करके 6 साल भी कर दिया गया। फिर उसके बाद शाह नवाज खान एंड प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों इन आईएनए ट्रायल, इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल हुआ था उसमें इन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था रेड फोर्ट में, दिल्ली में 1945 में। वेजिंग वॉर बाई मर्डरिंग और अबैटमेंट ऑफ मर्डर, मतलब वॉर करने के लिए इनको दोषी पाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का इनको जजमेंट दिया गया था। फिर कुछ मेजर डेलीगेशन देख लेते हैं और ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये पहला डेलीगेशन जो आया था ये था किर्क पैट्रिक डेलीगेशन। ये 1787 में आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम गवर्नर जनरल था ये। नेपाल में भेजा गया था इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। फिर मैलकॉम डेलीगेशन 1797 में लॉर्ड वेलेस्ली ने ईरान में भेजा था। फिर उसके बाद एलिफिंस्टन डेलीगेशन 1808 में लॉर्ड मिंटो ने भेजा था काबुल में। लॉर्ड मिंटो ने ही मैलकॉम डेलीगेशन भेजा था 1808 में, ईरान में भेजा था। फिर एक डेविड सैतान डेलीगेशन भेजा गया था, लॉर्ड मिंटो ने ही भेजा था, इसको सिंध में भेजा था। रॉबर्ट डेलीगेशन भेजा गया लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा 1892 में काबुल में। दुरंद डेलीगेशन बोला गया 1893 में भेजा गया लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा काबुल में। अब ये दुरंद क्या है, इससे आपको कुछ याद आ रहा है? यंग हस्बैंड डेलीगेशन भेजा गया 1903 में लॉर्ड गर्जन द्वारा तिब्बत में। ठीक है, यंग हस्बैंड जो आर्मी गई थी उसका लीडरशिप कर रहा था। डैन डेलीगेशन भेजा गया 1904 में लॉर्ड गर्जन द्वारा काबुल में। फिर डॉक्टर अंसारी डेलीगेशन लॉर्ड हार्डिंग द्वारा भेजी गई टर्की में। फिर डॉक्टर अटल डेलीगेशन 1938 में भेजा गया लॉर्ड लिंगलिथगो द्वारा चाइना में। फिर राइट्स ओवर फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, मतलब कब उन्होंने राइट एक्वायर कर लिए, टाइम लाइन दी हुई है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उस वक्त, तो उसने राइट एक्वायर कर लिए फॉरेन कंट्रीज़ की, यानी जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे इंडिया की, उसका किस ईयर में। तो नेपाल का बैटल ऑफ सगौली हुआ 1816 में लॉर्ड हास्टिंग ने। मर्जर ऑफ कुमाऊँ घरवाल, फिर तराई रीजन, सिक्किम को आज़ाद करा दिया, इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट कर दिया। फिर सिंध सिंध को एक्वायर कर लिया 1843 में, लॉर्ड एलनबरो ने कंप्लीट एनेक्सेशन कर लिया। फिर लॉर्ड कैनिंग ने सिक्किम का 1861 में कंप्लीट एनेक्सेशन कर लिया। भूटान, अब देखिए यही करते थे। 1816 में ट्रिटी ऑफ सगौली हुआ, पहले सिक्किम को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, अब जब सिक्किम छोटा सा इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट हो गया तो कुछ सालों बाद उसको एक्वायर कर लिया। ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। भूटान 1865 में 1865 एडी में लॉर्ड लॉरेंस ने कंप्लीट एनेक्सेशन कर लिया अफगानिस्तान का। 1879 में लॉर्ड लेटन ने एक्सटर्नल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया। फिर बर्मा में फॉरवर्ड पॉलिसी लेके चल रहा था ये, आगे मैं बताऊंगा फॉरवर्ड पॉलिसी क्या है। बर्मा 1885 में लॉर्ड डफरिन ने कंप्लीट एनेक्सेशन कर लिया। मणिपुर का 1891 में लॉर्ड लेंसडाउन ने कंप्लीट एनेक्सेशन कर लिया। तिब्बत का 1903 में लॉर्ड कर्जन ने कंप्लीट एनेक्सेशन कर लिया था इसका। फिर कुछ फेमाइन कमीशंस और कमिटीज़ जो हमारे मॉडर्न टाइम में इस्टेब्लिश हुई उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली कमेटी थी स्मिथ कमेटी 1861 में।
अब देखिए सारे फेमाइन से रिलेटेड थे, तो आप केवल आप यही ये याद रखिएगा कि इनकी क्रोनोलॉजी क्या है। ठीक है, अब सारे जो मैं इधर मेजर कॉजेज़ और रिजल्ट वगैरह बताऊंगा वो मोर और लेस सेम ही है। तो आपको इसमें याद ये रखना है कि कौन सी कमेटी कब आई थी, पहले कौन आई थी, बाद में कौन आई थी, उनका क्रोनोलॉजी क्या था, और एक लमसम ईयर याद है यार, या आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो स्मिथ कमेटी पहले आई थी 1860-61 में, फिर उसके बाद 1866-67 में आई थी कैम्बेल कमेटी। इसने एग्जामाइन किया था फेमाइन जो आया था 1866-67 में उड़ीसा में। और द कमीशन वॉज of the view that the responsibility of relief work during the famine should not be solely vested on voluntary organization, मतलब गवर्नमेंट को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट itself took interest in relief work but government assistance was very minuscule। तो मतलब रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट तो लिया लेकिन जो फाइनेंशियल असिस्टेंस था वो बहुत ही मिनिस्कुल था, तो कुछ होने वाला था नहीं। स्ट्रेची कमीशन आया 1878 से 1880 के बीच में। द कमीशन कंडक्टेड अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेमाइन एंड रिकमेंडेड दैट इट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द फेमाइन विक्टिम्स। इट ऑल्सो रिकमेंडेड सेटिंग अप अ फेमाइन कमीशन। फेमाइन कमीशन को सेटअप करने के लिए रिकमेंड किया था स्ट्रेची कमीशन ने। ठीक है, तो द गवर्नमेंट मेड एफर्ट टू क्रिएट फेमाइन कोड। ठीक है, 1833 में फेमाइन कोड को क्रिएट किया गया, लेकिन इसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर लियाल कमीशन एक आया था 1897 में। लियाल कमीशन क्या था? द कमीशन प्रेजेंटेड द रिकमेंडेशन ऑफ टू द गवर्नमेंट इन रिलेटेड टू सीवियर फेमाइन ऑफ 1896-97। द कमीशन एग्रीइंग विद द रिकमेंडेशन ऑफ स्ट्रेची कमीशन जो इसके पहले आया था, रिकमेंडेड दैट द मेजर्स फॉर एड इन फेमाइन टू बी फर्दर एक्सपेंडेड। जो एड दे नहीं रहे थे उसको एक्सपेंड करने की बात इसने करी। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया सारे डिमांड को, बट कोई काम ढंग से किया नहीं, मतलब एड को इंक्रीज नहीं किया, केवल वो पेपर पे ही हुआ था। फिर नया कमीशन बनाया गया मैकडोनल्ड कमीशन 1909 में। कमीशन ने रिकमेंड किया कि प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू विलेज लेवल वर्क टू डील विद फेमाइन एंड मोर एम्फेसाइज शुड बी लेड ऑन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। मोर और लेस वही बातें की गई हैं जो मैं बता रहा था इनिशियली। फिर एक लास्ट कमीशन आया था फेमाइन से रिलेटेड, ये जॉन वुडहेड कमीशन था 1945 में। दिस कमीशन एग्जामिन द फेमाइन ऑफ 1945 एंड मेड इंपॉर्टेंट सजेशन। देखिए 100 साल से लगातार, मतलब 85 साल से पहला कमीशन बना था 60 में, और तब से लेकर 45 तक कम से कम 6-7 कमेटीज आ चुकी हैं और सारे रिकमेंडेशन दे रहे हैं, लेकिन फेमाइन आना रुक नहीं रहा है, क्योंकि इनकी पॉलिसी ही थी एक्सप्लोर और उसको शोषित करने की। तो कभी कुछ फाइनेंशियल एड वगैरह इन्होंने दिया नहीं, केवल पेपर पे ही वो लिखता रहा, और ब्रिटिश पार्लियामेंट को यहाँ से भेजते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा था। फिर कुछ फेमस कोट्स देख लेते हैं जो हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स ने दिए थे। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कब दिया था? ये पाकिस्तान वॉर जब हुआ था 1965 में। तो ये जय जवान तो इसलिए दिया था क्योंकि पाकिस्तान वॉर हुआ था। जय किसान का इससे क्या मतलब था? किसान का मतलब इसलिए था क्योंकि उस समय ग्रीन रिवोल्यूशन जो है स्टार्ट नहीं हुआ था और इंडिया में खाने की बहुत किल्लत हो गई थी। तो किसानों के रोल को एम्फेसाइज करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने ये स्लोगन दिया था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने बोला था। जय जगत विनोबा भावे ने बोला था। कर मत दो डोंट गिव टैक्सेस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था। संपूर्ण क्रांति टोटल रिवोल्यूशन जयप्रकाश नारायण ने बोला था। फिर विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने बोला था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। फिर जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम कंपोज किया था। समाजवाद का नाश हो भगत सिंह ने बोला था। ठीक है, साम्राज्यवाद का नाश हो, समाजवाद की ओर चलो, ये तो इनकी फिलॉसफी थी। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये इन्होंने इम्पीरियलिज्म को वैनिश करने के लिए इन्होंने नारा दिया था। स्वराज सेल्फ रूल इज़ माई बर्थ राइट बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब बिस्मिल अजीमाबादी नॉट राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल अजीमाबादी थे जिन्होंने ये बात लिखी थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसको एम्फेसाइज किया था, पॉपुलराइज किया था भगत सिंह ने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल इनका पूरा नाम था, यहाँ केवल इकबाल लिखा हुआ है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। साइमन कमीशन गो बैक, लाला लाजपत राय ने कहा था। हु लिव इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अ ब्लो टू द स्टिक ऑन माई हेड विल प्रूव टू बी द नेल ऑफ द कास्केट ऑफ ब्रिटिश रूल, लाला लाजपत राय ने बोला था। ये तब बोला था जब उनके सर के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे थे, जब वो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। मुस्लिम वर फुलिश, दे डिमांडेड प्रोटेक्शन, एंड हिंदू वर फुलिश, दे रिजेक्टेड द डिमांड, अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था।
द एज ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशन कम्स फ्रॉम रबिंग ऑन द आइडियोलॉजिकल स्टोन, ये भगत सिंह ने कहा था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। इन्होंने इसमें जय विज्ञान जोड़ दिया था। डोंट टेक अ रेस्ट, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट यू आर योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट अ लक, APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। ये काफ़ी फेमस कोट है उनका। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे हम, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे हम, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था। सत्यमेव जयते, द ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ, ठीक है, या ट्रुथ अलोन विल विन, ये किसने कहा था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अब इसको पॉपुलराइज किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने, हालांकि ये जो सेंटेंस है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया, ठीक है। फिर कोट्स एंड स्लोगन देख लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, ये इसको स्लोगन दिया था हसरत मोहानी ने। पॉपुलराइज किया था इसको भगत सिंह ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। डू और डाई, करो या मरो। हे राम, क्विट इंडिया, महात्मा गांधी ने। जय हिंद। अब देखिए यहाँ पे एक ये वर्ड जो है ना, डू और डाई, इस पे महात्मा गांधी को कई उनके जो क्रिटिक्स हैं उनको घेरते हैं। वो ये बोलते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, अहिंसा के पुजारी थे, और वो खुद ही नारा देते हैं डू और डाई। तो ये बरगलाने की कोशिश है और कुछ नहीं। देखिए उस समय का पीरियड ऐसा था ना, 1942 का पीरियड, जब सारे लोग, लगभग ऑल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उनको ये पता चल गया था कि ब्रिटिशर्स की एक्सप्लोटेटिव पॉलिसी किस तरीके से इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रही है, और हम इतने नर्क में जी रहे हैं, नर्क वाली कंडीशन बनी हुई है, वो इन्हीं की वजह से बनी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, जनभावना को देखते हुए, महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी कि पैसिव रेसिस्टेंस दो, और ब्रिटिशर्स को इस बार बाहर निकालना है अपनी कंट्री से, सेल्फ रूल लाना है, स्वराज लाना है। और ये करते वक्त इतना ध्यान रखो कि अगर तुम्हारा प्राण भी इसमें चले जाएं तो उसे झिझको मत। तो ये कहने का मतलब था कि करो या मरो, ठीक है। फिर उसके बाद पूर्ण स्वराज या आराम ही हराम है, ये दोनों स्लोगन दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। गेट बैक टू वेदास, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था।